यशिका अपने कमरे में परेशान इधर से उधर घूम रही है और उस स्टॉकर के बारे में सोच रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी यशिका अपने रूम में पड़ी साइड चेयर पर बैठ गई और उसके दिमाग में इस समय अजीब अजीब बातों को लेकर घमासान युद्ध सा चल रहा है। कुर्सी पर बैठकर कुर्सी की आम पर यशिका ने अपना सीधा हाथ रखा और टेंशन में उसी हाथ के अंगूठे के नाखून को दांतों से कुतरने लगी। मन ही मन बोली, कौन हो सकता है ये आदमी? क्या वो पहले से ही मेरा पीछा कर रहा था, या उस दिन कार में जब परफ्यूम की खुशबू आई तब से वो अजनबी मेरा पीछा कर रहा है? क्या मंशा हो सकती है उस आदमी की? कहीं वो मेरे बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता? मैं कब तक मानव से इस बात को छुपा पाऊंगी? यशिका अपनी नाखूनों को चबाते हुए जब ये सब सोच रही थी कि तभी यशिका के मोबाइल की घंटी बजी। यशिका चौंकी और उसने अपना मोबाइल चेक किया। वो शिखा की कॉल थी। यशिका ने हड़बड़ी में कॉल पिक की और बोली, हाँ शिखा, सब ठीक? तो उसकी आवाज सुनकर शिखा ने जवाब दिया, हाँ यशिका, घबराओ मत, अभी तक तो सब ठीक ही है यशिका, लेकिन अगर देर की तो फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा। यशिका शिखा की बात से घबरा गई और वो शिखा से बोली, पहेलियां मत बुझाओ, पहले ही मेरा दिमाग बहुत परेशान है, सही सही बताओ क्या कह रही हो? यशिका की बात का जवाब देते हुए शिखा ने कहा, दरअसल यशिका अभी डॉक्टर दादाजी के चेकअप के लिए आए थे। उन्होंने कहा है कि दादाजी को इलाज के लिए यूएस इन 10 दिनों तक ले जा सके तो ले जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। शिखा की बात सुनते ही यशिका परेशान हो गई और अपनी राइट वाले होंठों को दांतों से दबाते हुए बोली, ठीक है शिखा, मैं अभी वकील साहब से बात करती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि जज ने थर्सडे तक के लिए अपना डिसीजन रिजर्व किया है, लेकिन चलो मैं बात करके देखती हूँ, शायद वकील साहब कोई रास्ता निकाल सके, और जैसा भी होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ये कहते हुए यशिका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इधर यशिका और शिखा दादाजी की हेल्थ के लिए परेशान है तो उधर श्रद्धा अपने फ्लैट पर पंडित के साथ बैठी है। पंडित जी के हाथ में कोई पतरा है जिसे वो देखते हुए अपने हाथों की उंगलियों पर कुछ गिन रहे हैं। तभी श्रद्धा ने पंडित जी को टोका, पंडित जी कुछ पता चला? पंडित जी ने चश्मे को हल्का सा नीचे की तरफ सरकाया और उनमें से झांकती हुई आंखों से श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहा, 2 मिनट दीजिए, देख रहा हूँ। श्रद्धा ने पंडित जी की बात पर ध्यान न करते हुए कहा, पंडित जी ध्यान से देखिए, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तो शुभ दिन होगा। श्रद्धा की बात पर पंडित जी ने पतरे में देखते हुए ही जवाब दिया, श्रद्धा जी थोड़ा सा सब्र कीजिए, मुझे ध्यान से देखने तो दीजिए, अभी तक तो ऐसा कोई शुभ दिन, ये शुभ मुहूर्त मेरी पकड़ में तो आया नहीं। पंडित जी की ये बात सुनते ही श्रद्धा परेशान हो गई और परेशान होते हुए पंडित जी से बोली, पंडित जी मैं नहीं जानती, मुझे बस आप कैसे भी करके कोई सा भी अच्छा मुहूर्त निकाल कर दीजिए, मैं देर नहीं करना चाहती, मुझे शादी की जल्दी है, बस जल्द से जल्द निखिल से शादी करनी है। पंडित जी ने एक बार फिर से अपनी ऐनक को नाक पर सरकाया और अपनी गोल गोल आंखों से श्रद्धा की तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर पंडित जी ने श्रद्धा से पीने के लिए पानी मांगा। श्रद्धा पानी लेने के लिए किचन की तरफ गई पर जाते हुए बोली, मैं पानी ला रही हूँ पंडित जी, आप जल्दी से शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। पंडित जी श्रद्धा की बात सुन पत्री को चेक कर ही रहे थे कि तभी वहाँ फ्लैट पर निखिल पहुंच गया। पंडित जी को बैठा हुआ देख उसका माथा ठनका और उसने पंडित जी से रौबीली आवाज में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पंडित जी निखिल को इस तरह से पूछता हुआ देखकर थोड़ा असहज हुए, फिर बोले, अब मुझे यहाँ शादी का मुहूर्त निकालने के लिए बुलाया गया है। इतना सुनते ही निखिल किलस गया और मुंह बिगाड़ते हुए बोला, आप बेकार अपना टाइम खराब कर रहे हैं पंडित जी, 2 मिनट में यहाँ से चलते बनिए। अभी निखिल पंडित जी से गुस्से में बात कर ही रहा था कि तभी श्रद्धा हाथ में पानी का ग्लास लिए वहाँ आई और उसे निखिल का ये रूखा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, इसलिए श्रद्धा ने निखिल की इस हरकत पर निखिल को टोका, ये क्या बदतमीजी है निखिल, पंडित जी को मैंने बुलाया है। निखिल ने श्रद्धा की किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन पंडित जी से कहा, फौरन अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से निकल लो। पंडित जी डर गए, एकदम से कुर्सी से उठे, फटाफट अपने झोले में अपना पतरा, पेन और चश्मा रखा, फिर पंडित जी दरवाजे की तरफ मुड़े और हड़बड़ाहट में चप्पल पहनी, फिर वहाँ से चले गए। पंडित जी के फ्लैट से निकलते ही निखिल ने गुस्से में श्रद्धा को देखा और टेबल पर रखे हुए पेपर के गुस्से में 2 टुकड़े कर फर्श पर फेंक दिए। श्रद्धा को निखिल का व्यवहार बुरा लगा और उसने गुस्से में निखिल को घूर कर देखा। श्रद्धा को इस तरह से घूर कर देखते हुए निखिल उसके नजदीक जाकर बोला, किस लिए आया था ये पंडित? श्रद्धा ने हैरानी से निखिल की तरफ देखा और बोली, निखिल पंडित क्यों आता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? श्रद्धा की बात सुनते ही निखिल का गुस्सा बढ़ गया और उसने लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, इस तरह से पंडित को कौन बुलाता है, तुम्हें हो क्या गया है? इतना सुनते ही श्रद्धा फट पड़ी। गुस्से में श्रद्धा भी उतनी ही तेज आवाज में बोली, हाँ हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें बताओ इसमें हर्ज क्या है निखिल? श्रद्धा की बात सुनकर निखिल गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, किस जमाने में जी रही हो तुम, क्या साथ रहने के लिए शादी होना जरूरी है? आजकल बिना शादी के भी 2 लोग एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं, पता नहीं है क्या तुम्हें? निखिल की बात सुनते ही श्रद्धा रोने लगी और रोते हुए बोली, लेकिन निखिल अगर हम शादी कर लेंगे तो बुराई भी क्या है, कहीं तो। श्रद्धा बोलते बोलते बीच में रुक गई। उसको अचानक चुप होता देख निखिल ने उसके आगे इशारे से हाथ घुमाकर पूछा, तो श्रद्धा ने कहा, अब मेरा मन तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा निखिल, मेरा मन कुछ और कह रहा है। निखिल ने श्रद्धा की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा। श्रद्धा निखिल की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे क्या मुझे घूर घूर कर देख रहे हो? जो मेरे मन में आ रही है बात वही बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, निखिल ने मुंह बनाते हुए कहा, बोलो। श्रद्धा अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, मैं शादी भी करना चाहती हूँ और इस बच्चे को जन्म देना भी चाहती हूँ ताकि इसे तुम्हारा नाम मिल सके। इतना सुनते ही निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज लड़खड़ाई और लड़खड़ाती हुई आवाज से उसने श्रद्धा से कहा, दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? इतना सुनते ही श्रद्धा ने निखिल की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्यों? मैंने अपने दिल की बात बता दी तो घबरा गए? निखिल ने दूसरी तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, बेकार की इसे छोड़ो श्रद्धा, अभी हमारा एम कुछ और है। लेकिन श्रद्धा जिद पर अड़ गई और उसने निखिल को घूर कर देखा, फिर बोली, एम अपनी जगह है और बच्चा अपनी जगह, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी और बच्चा भी जन्म लेगा। निखिल ने एक बार फिर से श्रद्धा को समझाते हुए कहा, देखो बच्चे की जिम्मेदारी की वजह से हम दोनों अपने पर्पस पर फोकस नहीं कर पाएंगे और हमारा पर्पस क्या है तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो। इतना बोलते हुए निखिल ने ध्यान से श्रद्धा की तरफ देखा, लेकिन श्रद्धा अपनी बात से पीछे नहीं हटी। उसने निखिल से कहा, देखो मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना वरना। निखिल को कोई और चारा नजर नहीं आया। उसने बेमन से श्रद्धा को आश्वासन दिया और उसका हाथ पकड़कर बोला, श्रद्धा ऐसा कुछ नहीं होगा,
तुम भी फालतू में चिंता कर रही हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगा। और इतना कहते हुए निखिल आगे बढ़ा और श्रद्धा के गले लग गया। श्रद्धा को अपनी बाहों में भरते हुए निखिल ने मन ही मन सोचा, यार मैं भी किस मुसीबत में फंस गया, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा इस जंजाल से निकलने के लिए, वरना मैं इस दलदल से नहीं निकल पाऊंगा। इधर निखिल श्रद्धा के फ्लैट पर श्रद्धा को समझाने की कोशिश कर रहा है तो उधर रवि वर्मा के घर पर अपने रूम में बैठी हुई यशिका ने वकील को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से कॉल पे खोते ही यशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई और एकदम से बोली, हेलो वकील साहब, मैं यशिका बात कर रही हूँ। वकील साहब बोले, हाँ यशिका मैडम बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर यशिका ने वकील से पूछा, वकील साहब दादाजी के केस के सिलसिले में क्या कुछ जल्दी कार्रवाई हो सकती है। यशिका की बात सुनकर गंभीरता से सोचते हुए वकील ने कहा, आप तो जानती ही हैं कि हमारा फैसला रिजर्व में रखा हुआ है। देखिए थर्सडे से पहले जज अपना फैसला किसी हाल में नहीं सुनाएंगे। लेकिन वकील साहब आगे कुछ बोलते उससे पहले ही यशिका ने उनकी बात बीच में काट दी और बोली, वकील साहब कैसे भी करके कुछ भी करके ये काम जल्दी करवा दीजिए, दादाजी की हालत सही नहीं। इस पर यशिका को समझाते हुए वकील साहब ने कहा, यशिका जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं मेडिकल ग्राउंड्स पर कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी लगा देता हूँ, शायद परमिशन मिल जाए। वकील की बात सुनकर यशिका ने कहा, ठीक है। वकील साहब कॉल कट करने ही वाले थे कि तभी यशिका को कुछ याद आया और वो एकदम बोली, एक बात और वकील साहब। वकील ने कहा, जी कहिए। इस पर यशिका अपने मोबाइल को मुंह के पास लाते हुए धीरे से बोली, एक बात और पूछना चाहती थी कि क्या। यशिका वकील से पूछते हुए थोड़ा सा हिचकिचाई तो वकील ने पूछा, बताइए ना यशिका जी। यशिका ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को जानते हैं। वकील साहब यशिका की बात से चौंके। वो अपने घर पर जिस आराम कुर्सी पर बैठे बातें कर रहे थे उस पर से एकदम पैर हटाकर जमीन पर रखे और यशिका से बोले, इन्वेस्टिगेटर, कोई खास कारण, सब ठीक तो है ना। यशिका ने घबराकर कहा, हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि आजकल मेरी सिस्टर को कोई तंग कर रहा है, तो इसलिए ही मुझे लगा कि कुछ छानबीन करा ली जाए, इसलिए एक इन्वेस्टिगेटर चाहिए था। यशिका की बात सुनकर वकील साहब बोले, ओ अच्छा, ठीक है, मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम रोहन है, वो शायद इसमें आपकी मदद कर सके, मैं आपको उसका नंबर भेजता हूँ। वकील साहब की बात सुनकर यशिका ने वकील साहब से कहा, ठीक है वकील साहब, थैंक यू। अभी वो कुछ और बोलती इसी बीच तभी रूम में मानव आ गया और यशिका को मोबाइल पर बात करते हुए देख बोला, क्या हुआ यशिका, किससे बात कर रही थी। यशिका अचानक से मानव को रूम में आया देख सकपका गई। यशिका एकदम कुर्सी से खड़ी हुई और बोतल से ग्लास में पानी डालकर गटागट किया, फिर मानव की तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं मानव, वकील से अपडेट ले रही थी। इधर मानव अपने रूम में यशिका से बात कर रहा है तो उधर वानी अपने घर वापस आई। घर पर आकर सीधा लिविंग रूम में पहुंची, टेबल पर पर्स रखा, सोफे पर बैठ गई और पैरों को टेबल पर फैलाया, फिर लिविंग रूम में बैठे रवि वर्मा और उनकी पत्नी की तरफ एक रहस्यमयी नजरों से देखा, हल्की सी स्माइल पास की और बिना किसी से कुछ बात किए पैरों को नीचे करते हुए पर्स से मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से फोन उठने पर वानी ने कहा, हेलो मानव, प्लीज जरा बाहर लिविंग रूम में आना, और वानी ने कॉल काट दी। रवि वर्मा और उनकी पत्नी ने हैरान होकर वानी की तरफ देखा। इसी बीच यशिका और मानव लिविंग एरिया में आ गए और आकर पूछा, क्या बात है वानी, इस तरह से क्यों बुलाया। उन दोनों को देखकर वानी ने सबके सामने मानव से कहा, मानव वैसे तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन आपको भी मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में मेरे लाए हुए इन्वेस्टर का पैसा डूबना नहीं चाहिए, अगर आप प्रॉमिस करेंगे तो ही मैं मीटिंग करवा पाऊंगी। मानव कुछ कहता उससे पहले ही वानी वहीं बैठे हुए अपने पापा की तरफ बोली और उनकी तरफ देखते हुए बोली, और पापा आपको इन सब बातों का गवाह बनना होगा, अगर मानव की तरफ से कोई गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यशिका जो मानव के बराबर में ही खड़ी है धीरे से फुसफुसाते हुए मानव से बोली, मानव सोच लो एक बार, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। इस पर मानव यशिका से बोला, मैंने सोच लिया है, वानी के बताए हुए इन्वेस्टर के अलावा मेरे पास और कोई लीड नहीं है। इसी बीच मिस्टर रवि वर्मा वानी से बोले, ठीक है वानी बेटा, मुझे मानव पर पूरा विश्वास है, वो किसी भी हालत में इस बार कोई गड़बड़ नहीं होने देगा, मैं इस पूरी बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। वानी अपने पापा की बात सुनकर मुस्कुराई और मानव की तरफ हाथ करते हुए बोली, ओके देन डन। फिर मानव और वानी ने हाथ मिलाए, पर तभी वानी बोली, लेकिन। वानी के इतना कहते ही मानव और यशिका ने एक दूसरे की तरफ देखा, तभी वानी बोली, मेरी एक शर्ट और है। क्या है वानी की शर्त, और क्या मानव उसकी शर्त को मानेगा। मानव के वानी से हाथ मिलाते ही वानी बोली, मेरी एक शर्त है। वानी की बात सुनते ही लिविंग एरिया में बैठे हुए सब लोग शॉक्ड हो गए। यशिका ने मन ही मन सोचा, इसलिए ही मैं मानव को मना कर रही थी, न जाने कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करेगी। मन ही मन मानव भी थोड़ा डर गया, फिर भी उसने बड़े ही संयमित आवाज में पूछा, हाँ बताओ वानी, क्या शर्त है। मानव की बात सुनकर वानी हल्के से मुस्कुराई और मानव की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जो भी इन्वेस्टमेंट में मिले उसमें से तुम कुछ अमाउंट मुझे कमीशन के रूप में दोगे। इतना सुनते ही रवि वर्मा, यशिका और मानव तीनों ही टेंशन में आ गए। रवि वर्मा वानी को समझाते हुए बोले, वानी बेटा ये कैसी शर्त है, अपनों से भी क्या कोई कमीशन लेता है। लेकिन वानी की बात सुनकर मानव चुप था, पर उसके फेस से परेशानी साफ झलक रही थी। यशिका वानी से कुछ कहने के लिए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, मानव ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ इशारे से मना कर दिया। रवि वर्मा यशिका और मानव के मन की स्थिति को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने वानी को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वानी नहीं मानी। उसने कहा, पापा ये मानव और मेरे बीच की बात है, आप बीच में ना आए। इस पर रवि वर्मा बोले, लेकिन मैं गारंटर तो हूँ। वानी ने तुनक कर कहा, सिर्फ मानव जो लोन ले रहा है उसके ना, कि जो मैं उससे कमीशन मांग रही हूँ उसके लिए। वानी अपनी बात पर अड़ गई। वानी को अपनी बात पर इस प्रकार अड़ा हुआ देख रवि वर्मा चुप हो गए और मानव ने उसकी ये शर्त मान ली। वानी की माँ, जो इतनी देर से मूक दर्शक बने ये सब देख रही थी, मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने आप से खुश होते हुए बोली, इसे कहते हैं सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, इंटेलिजेंसी मेरी बेटी के बराबर कोई नहीं। मानव की शर्त मानते ही वानी ने मानव से कहा, ठीक है मानव, मैं तुम्हारी परसों उस इन्वेस्टर से मीटिंग करा दूंगी। वानी की बात पर मानव ने पूछा, वानी क्या ये संभव है कि घर की नीलामी से पहले मेरी ये डील क्रैक हो जाए। वानी ने मानव को साफ शब्दों में कहा, नहीं मानव, वो पॉसिबल नहीं। इसके बाद मानव और यशिका वहां से निकल गए।
इधर मानव चाहता था कि उसकी डील पहले क्रैक हो जाए तो उधर मानव का घर यानी बजाज मैंशन नीलाम हो रहा है। नीलामी के समय मानव और यशिका वहां पहुंचे। वहां नीलामी करने वाले ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहा, दोस्तों इस नीलामी में आने का शुक्रिया। बजाज मैंशन जो शहर के सबसे पॉश एरिया का आलीशान बंगला है, वो आज आपका अपना हो सकता है। यहाँ की हर चीज आपकी अपनी हो सकती है। तो चलिए मैं नीलामी शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ झूले से। दोस्तों इसकी कीमत है 1 लाख। अब आप अपनी बोली शुरू कर सकते हैं। जब उस आदमी ने उस झूले की बोली शुरू की, मानव ने यशिका की तरफ देखा। दोनों की आंखों में पानी है। फिर दोनों ने एक साथ उस झूले की तरफ देखा। उन दोनों को याद आया टेरेस गार्डन के लिए तब ये नया नया झूला आया था। यशिका बरसात के मौसम में झूले पर बैठी बरसात का मजा ले रही थी। तभी पीछे से मानव ने आकर उसको डराया और वो अपना बैलेंस खो बैठी, लेकिन मानव ने उसे आगे बढ़कर अपनी बाहों में संभाल लिया। इसी बीच उन दोनों का ध्यान वापस बोली पर गया। नीलाम करता किसी नीली शर्ट वाले से बोल रहा है, लीजिए ये झूला आपका हुआ पूरे 5 लाख में। तभी नीलाम करता ने फिर से बोली लगानी शुरू की और बोला, दोस्तों अगली नीलामी है इस डाइनिंग टेबल की। यशिका ने मानव से कहा, याद है मानव इस डाइनिंग टेबल के लिए हमारी कितनी बहस हुई थी। यशिका की बात पर मानव ने हामी में सिर हिलाया और फिर दोनों एक बार फिर पुरानी यादों में खो गए। उस दिन अपने रूम के लिए यशिका और मानव फर्नीचर खरीदने गए, लेकिन फर्नीचर के शोरूम में एंटर होते ही यशिका को ये डाइनिंग टेबल पसंद आ गया और वो मानव से बोली, मानव ये डाइनिंग टेबल हमारे ड्राइंग रूम के लिए कैसी रहेगी। तब मानव ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल बकवास, इतना महंगा डाइनिंग टेबल, पता भी है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी बैठेगी। इतना सुनते ही यशिका नाराज हो गई और बोली, तुम्हें कभी मेरी कोई चीज पसंद आती है। फिर घर आकर जब दादाजी को मालूम हुआ तो उन्होंने मानव को खूब डांटा और फौरन इस डाइनिंग टेबल को मंगवाया। तो साहिबान इस डाइनिंग टेबल की फाइनल कीमत है 2 लाख रुपए। इस आवाज ने दोनों को एक बार फिर चौंका दिया। दोनों उस कोने पर खड़े हुए घर की एक एक चीज को नीलाम होते हुए देख रहे हैं। तभी वो नीलाम करता एक हार की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब बारी है इस हार की। ये रूबी और डायमंड का हार है, गोल्ड में जड़ा हुआ। इसकी कीमत है पूरे 25 लाख रुपए। तभी वहां बैठे एक नीली शर्ट वाले ने बोली लगानी शुरू की। वो बोला, 25 लाख। उसके पास बैठी एक औरत बोली, 26 लाख। वो आदमी फिर बोला, 27 लाख। अब वो औरत बोली, 28 लाख। अब उस आदमी ने बोला, 30 लाख। वहां सन्नाटा छा गया। नीलामी करने वाले ने कहा, 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख 3। जब किसी ने आगे बोली नहीं लगाई तो वो बोला, और ये हार इन जनाब का हो गया। ये हार उसे मानव ने दिया था और ये कहकर यशिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। मानव ने यशिका के हाथ पर अपना हाथ रख चुप कराने की कोशिश की। तभी मानव और यशिका का ध्यान घर की सीढ़ियों पर रखे स्टैचू पर गया। उसकी नीलामी की कीमत लग रही थी। मानव ने यशिका से कहा, इतने मन से लाए थे ना हम दोनों ये स्टैचू, याद है। यशिका बोली, हाँ, जब हम पहली बार पेरिस गए थे और मुझे वहां एक शॉप पर ये स्टैचू पसंद आ गया। तब तुमने मुझसे कहा भी था, ऐसा स्टैचू तो मैं तुम्हें इंडिया में दिलवा दूंगा। लेकिन तभी बीच में मानव बोल पड़ा, पर तुम्हें यही चाहिए था। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर पीकी सी स्माइल पास की। मानव ने यशिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे कंसोल करने की कोशिश की। अभी मानव यशिका को शांत कर ही रहा है कि तभी उसका ध्यान उस ब्लू शर्ट वाले आदमी की तरफ गया। उसने ये स्टैचू भी खरीद लिया था। मानव यशिका से बोला, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि हमारी सभी चीजें यही एक आदमी खरीद रहा है। यशिका बोली, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे अभी यही कहने वाली थी। तुम जानते हो क्या इसको। मानव बोला, नहीं। उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये कौन है जो हर चीज को खरीद रहा है। धीरे धीरे एक एक करके घर की सभी चीजों की नीलामी हो गई। तभी नीलामी करने वाले व्यक्ति की आवाज आई, तो दोस्तों अब बारी है बजाज मैंशन की। 20 करोड़ से इसकी बोली की शुरुआत करता हूँ। उस आदमी का इस तरह से बोलना मानव के दिल पर हथौड़े के जैसे बजा। मानव और यशिका एक बार फिर अतीत में खोने लगे। कितनी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से। फिर हल्की सी हंसी हंसते हुए यशिका बोली, याद है जब मैंने पहली बार रसोई में जाकर सूजी का हलवा बनाया था। हाँ, भूल कैसे सकता हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार नमकीन हलवा खाया था। मैं क्या करती, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये बुरा है कि नमक। मैंने तो उसे बुरा समझ कर डाला था। लेकिन दादाजी बहुत खुश हुए थे और तो और उन्होंने खुश होकर मुझे डायमंड का सेट भी दिया था। और क्या यशिका? यशिका आंखों में आंसू भरे हुए बोली, हमने सब कुछ खत्म कर दिया मानव। हम इन यादों को सहेज कर नहीं रख सके। मानव और यशिका की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उधर बैंक ने नीलामी की बोली लगानी शुरू कर दी है। मैनेजर ने बोला, 25 करोड़ 1, 35 करोड़ 2। तभी भीड़ में से एक ने कहा, 47 करोड़, 100 करोड़। हर कोई उनके घर की कीमत लगा रहा है। मानव ने देखा फाइनली 100 करोड़ में घर बिक गया और खरीदा भी उसी आदमी ने जो अब तक सबसे अधिक बोली लगा रहा था। एक बार को मानव को महसूस हुआ जैसे वो गिर जाएगा। यशिका ने उसको संभाला और एक कुर्सी पर बिठाया। कुर्सी पर बैठते हुए मानव ने कहा, ना जाने ये कौन है। मुझे कोई पागल ही लगता है जो इतनी बड़ी बोली लगाकर धीरे धीरे सब कुछ खरीद चुका। तभी अचानक यशिका को जैसे कुछ याद आया और वो भागकर घर के अंदर गई। मेन हॉल में दीवार पर टंगी हुई दादाजी की तस्वीर के पैर छुए और रोते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए दादाजी, हम बंगले की नीलामी नहीं रोक पाए जिसे आपने अपने खून पसीने से सींचा था। हम आपके गुनहगार हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और ये कहते हुए दीवार पर टंगी तस्वीर को भरे मन से यशिका ने उतारा। उसके हाथ कांपने लगे। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पैर फ्रीज हो गए। जैसे तैसे कांपते हाथों से यशिका ने फोटो को उतारा, फिर अपने सीने से लगाकर रोने लगी। उसने अपने दुपट्टे से तस्वीर को पोंछा। 2 कदम आगे बढ़ी तो उसकी नजर दीवार की दूसरी तरफ फैमिली फोटो फ्रेम पर गई। उसने पानी भरी आंखों से फोटो को छुआ और याद करने लगी। उस दिन दादाजी का बर्थडे था और दादाजी का मन था कि आज के दिन एक फैमिली फोटो तो बनता है। जिद करके उन्होंने घर पर फोटोग्राफर को बुलवाया और एक फैमिली फोटो लेने के लिए कहा। फिर हल्की सी स्माइल उसके होठों पर तैर गई और मन ही मन बोली, लेकिन दादाजी को अपना पोज पसंद नहीं आया और उन्होंने तीसरी बार में ये फोटो ओके किया। ये सोचते हुए यशिका ने दीवार से उस फोटो को भी उतार लिया और दोनों फोटो फ्रेम अपने हाथों में दबाकर बाहर आई। यशिका की आंखों से आंसू बह रहे हैं।
आगे बढ़कर मानव ने उसको संभाला और उसको सहारा देते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी श्रद्धा जो वहाँ मौजूद थी और इस नीलामी का मजा ले रही थी, वो उसके पास आई। उसके मुंह में बबल गम है जिसे वो गोल गोल घुमाते हुए चबा रही है और यशिका को देखकर बोली, तुम बर्बाद हो गई यशिका। बड़ा घमंड डाला तुम्हें, क्या हुआ, बोलती बंद हो गई, किसने साथ दिया तुम्हारा? यशिका ने भरी हुई आंखों से श्रद्धा की तरफ देखा और बोली, मेरे परिवार ने, जो अब भी मेरे साथ है। कहते हुए यशिका ने फैमिली फोटो की तरफ इशारा किया और फिर यशिका मानव के साथ आगे बढ़ गई। श्रद्धा ने यशिका की बात सुनकर मुंह बनाया और मन ही मन बोली, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मानव यशिका को एक हाथ से सहारा देते हुए आगे बढ़ रहा है। यशिका ने दोनों फोटो को अपने सीने से लगा रखा है। तभी उनको मीडिया वालों ने आकर घेर लिया और सवाल करने लगे। यशिका और मानव की आंखों में आंसू है, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। यशिका और मानव मीडिया वालों से बात नहीं करना चाहते, इसलिए मीडिया वालों की तरफ देखे बिना मानव ने हाथ जोड़ते हुए इशारे से उन्हें रुकने को कहा। लेकिन तभी उन रिपोर्टर्स में से एक ने कहा, क्या आप इस नीलामी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मानव ने कहा, देखिए अभी हम इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहते। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तभी उन रिपोर्टर्स में से एक ने कहा, मिस्टर मानव, क्या आप आपकी कंपनी के घोटाले के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मानव ने कहा, प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस, अगेन आई रिक्वेस्ट यू लीव अस अलोन। लेकिन मीडिया वाले उनसे सवाल करना चाहते हैं। मानव ने कसकर यशिका को पकड़ा और मीडिया वालों की भीड़ को बीच में से चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उन रिपोर्टर्स में से एक ने कहा, अगर आप घर की नीलामी या करोड़ों के घोटाले के बारे में बात नहीं करना चाहते हो तो कम से कम उस वायरल वीडियो के बारे में ही बता दीजिए। आप लोगों का वो वीडियो कब और किन हालातों में बना? इतना सुनते ही मानव भड़क गया और यशिका के लिए ये सब बहुत एम्बैरेसिंग था। यशिका मुंह छुपाते हुए कार में बैठ गई। मानव ने रिपोर्टर को डांटते हुए कहा, औरतों से कैसे बात करनी चाहिए, क्या आपको इतनी सी भी तमीज नहीं? क्या आप अपने घर पर अपनी माँ या बहन से इसी तरह से बात करते हैं? ये कहकर मानव कार में जाकर बैठ गया और कार के शीशे बंद कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। इधर यशिका और मानव घर की नीलामी से बहुत दुखी है तो उधर घर पर शुभम लिविंग रूम में बैठा है और टीवी पर न्यूज चल रही है। तभी टीवी पर एंकर ने कहा, देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, बजाज मैंशन हुआ नीलाम। ये देखते ही शुभम चौंका। उसने अपने बराबर में बैठे हुए मिस्टर रवि वर्मा से पूछा, नाना नीलाम का मतलब क्या होता है? रवि वर्मा शुभम के इस सवाल से चौंके और उसकी तरफ देखा, फिर सोच में पड़ गए कि शुभम की बात का क्या जवाब दे। इसी बीच शुभम ने दूसरा सवाल किया, क्या ये घर अब हमारा नहीं है? अब हम दादाजी के घर नहीं जा पाएंगे? क्या हम दादाजी के साथ नहीं रह पाएंगे? रवि वर्मा को समझ नहीं आ रहा वो शुभम से क्या कहे और परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। कौन है वो नीली शर्ट वाला आदमी जिसने ये सब खरीदा? बजाज मैंशन की नीलामी की खबर देखते ही शुभम ने अपने बराबर में बैठे हुए मिस्टर रवि वर्मा से सवाल करना शुरू कर दिए और वो सोच में पड़ गए कि शुभम की बात का क्या जवाब दे। रवि वर्मा को समझ नहीं आ रहा वो शुभम से क्या कहे और परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। रवि वर्मा को परेशान होकर इधर उधर देखते हुए शुभम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, नानू बताइए ना, क्या अब हम बजाज मैंशन नहीं जा पाएंगे? अब हम दादाजी के साथ उस घर में नहीं रहेंगे? मम्मी पापा क्यों रो रहे हैं? मैंने अभी उन्हें टीवी पर देखा है। रवि वर्मा इस मासूम की बातों से बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा बच्चे को कुछ ना बताने से अच्छा है उसके सवालों का जवाब दिया जाए, वरना उस पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए रवि वर्मा शुभम से बोले, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी कुछ समय के लिए बैंक ने आपका घर लिया था, अब आपके पापा उसके बदले नया घर लेंगे। हाँ, वहाँ पर आप सभी एक साथ रह सकते हैं, दादाजी भी। अभी रवि वर्मा शुभम को समझा ही रहे हैं कि तभी वानी की माँ ने कहा, सच सच बोलो ना, बच्चों से झूठ क्यों बोल रहे हो? इन्हें भी पता लगना चाहिए कि उनके माता पिता कैसे हैं। आपसे नहीं बताया जा रहा तो मैं बताऊं? रवि वर्मा ने अपनी आंखों को तरीरते हुए वानी की माँ की तरफ देखा। इस पर वानी की माँ गुस्से में बोली, गुस्से में देखने से कोई बात थोड़ी ना बदल जाएगी वानी के पापा। रवि वर्मा ने कहा, भाग्यवान भगवान के लिए शांत हो जाओ। इस पर मुंह बनाते हुए वानी की माँ बोली, मैं कुछ कह ही कहा रही हूँ वानी के पापा, सीधी सी बात है, इन बच्चों के माँ बाप की गलती की सजा ये बच्चे भुगत रहे हैं। इधर घर पर वानी की माँ शुभम को यशिका और मानव के खिलाफ भड़का रही है तो दूसरी तरफ मानव और यशिका नीलामी के बाद अस्पताल पहुंचे। मानव ने बुआ से पूछा, कैसा है अब आर्यन? तो बुआ ने जवाब दिया, आर्यन बिल्कुल सही है और आज उसको डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। तुम लोग सही टाइम पर आ गए। बुआ की बात सुनकर मानव ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर यशिका की ओर मुड़कर देखा और मानव ने यशिका से कहा, ऐसा करो तुम आर्यन की डिस्चार्ज की सब फॉर्मेलिटीज पूरी करो, मैं इतने में दादाजी के रूम में होकर आता हूँ। यशिका ने हामी भरी और रिसेप्शन की ओर चल दी और मानव दादाजी के रूम की तरफ मुड़ गया। मानव ने रूम में एंटर किया और दादाजी की तरफ देखा, फिर दादाजी के नजदीक सरका, उनको बहुत देर तक देखता रहा। मानव की आंखों से आंसू छलक गए। फिर पास में रखी कुर्सी को दादाजी के बेड के पास सरकाकर बैठ गया। उसने धीरे धीरे दादाजी के सर पर हाथ फेरना शुरू किया और दादाजी के हाथों को अपने हाथ में लिया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो दादाजी, मैं आपका गुनहगार हूँ। मैं आपके खून पसीने की कमाई से बने हुए बंगले को बचा नहीं पाया, मेरे कारण आपका घर बिक गया। मैं अपराधी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो दादाजी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब बोलते बोलते मानव रो रहा है। इसी बीच दादाजी के रूम में बुआ आई और उन्होंने मानव को इस प्रकार रोता हुआ देख उसको चुप कराते हुए कहा, मत रो मानव, कैसी बात कर रहा है? तुझसे तो जितनी कोशिश बन पड़ी तूने की, कोई नहीं, अब दोबारा से मेहनत कर, मुझे मालूम है तू वापस उतना ही बड़ा बंगला बना लेगा। बुआ जी मानव को कंसोल कर ही रहे हैं कि तभी वहाँ यशिका और शिखा पहुंच गए। यशिका ने बुआ जी से कहा, आप अब मानव के साथ घर जाइए, आराम कीजिए, मैं यहाँ रुक जाऊंगी आज। मानव ने यशिका की बात सुनकर यशिका से कहा, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं रुक जाता हूँ। लेकिन यशिका ने कहा, नहीं आप लोग जाइए, मैं यहाँ हूँ दादाजी के पास, आप आर्यन को भी साथ ले जाइए। मानव फिर यशिका की बात मानकर बुआ जी और आर्यन को अपने साथ रवि वर्मा के घर ले गया। मानव आर्यन और बुआ जी के घर पहुंचते ही शुभम आर्यन को देखकर खुश हो गया और भागकर आर्यन को गले लगाया और बोला, कैसा है भाई? आर्यन ने खुश होते हुए कहा, बढ़िया।
फिर शुभम ने आर्यन का हाथ पकड़ा और बोला, आओ चलो अपने कमरे में चलते हैं। फिर दोनों बच्चे अपने रूम में चले गए। इधर आर्यन और शुभम दोनों बच्चे अपने रूम में गए और उधर वानी ने आकर मानव से कहा, एक मिनट मानव, सुनो, मैंने बहुत कोशिश करके तुम्हारी कल सुबह की मीटिंग फिक्स करवा दी है उस सेमेस्टर के साथ। मानव ने वानी की तरफ देखा और उदास होते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है वानी, अब मीटिंग हो या ना हो। वानी को मानव से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने मानव से पूछा, क्या मतलब, तुमने मुझे पागल समझा है? मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है मानव? कल तक तुमको इस इन्वेस्टर से मिलना था, आज मैंने इतनी रिक्वेस्ट से ये मीटिंग फाइनल की है तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव पहले से ही बहुत अपसेट था और वानी की बात सुनकर थोड़ा वियर्ड होते हुए बोला, ओ कम ऑन वानी, तुम्हें आज इस मीटिंग की इतनी परवाह इसलिए हो रही है ना क्योंकि तुम्हें अपनी कमीशन चाहिए, तो मैं तुम्हें वैसे भी दे दूंगा। इतना सुनते ही वानी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, मानव तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? तुमने मुझे पैसों का भूखा समझा है। एक तो मैंने तरस खाकर तुम्हारे लिए मीटिंग फिक्स कराई और तुम मुझे उस कमीशन की धौंस दे रहे हो। वानी को गुस्सा करते हुए देख मानव ने खुद को बैलेंस किया और वानी से बोला, सॉरी यार, आज घर की नीलामी की वजह से मेरा माइंड बहुत अपसेट है, मुझे माफ कर दो। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि मीटिंग अब कभी भी हो, कोई जल्दी नहीं, घर तो वापस आने से रहा। मानव को इस तरह से माफी मांगता देख वानी की माँ बहुत खुश है और वो मन ही मन कह रही है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखा मेरी लड़की कितनी होशियार है कि आज ये मानव बजाज भी उसके आगे हाथ जोड़ रहा है। तभी वानी मानव से बोली, मानव कारण कोई भी हो तुम्हारा, ये जवाब सही नहीं था। वहीं बैठे रवि वर्मा ने बीच बचाव करते हुए कहा, ओ वानी, इतना क्या किसी बात का इशू बनाना, वो परेशान है तो इसलिए उसने ऐसा कह दिया। बोल तो रहा है वो कि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। इस बात को यही खत्म करो, जब तुम मीटिंग के लिए कहोगी मानव इन्वेस्टर से मीटिंग कर लेगा। रवि वर्मा के बीच बचाव के बाद वानी शांत हो गई और मानव अपने रूम में चला गया। वहां उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को इस तरह खेलता हुआ देख मानव ने राहत की सांस ली। फिर आर्यन के सिर पर हाथ फेरा और बच्चों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। कुछ देर बाद मानव अपने कपड़े बदलने चेंजिंग रूम में जाने लगा। बच्चे अचानक किसी बात पर शोर मचाने लगे। बच्चों को इस तरह से शोर करता हुआ देख मानव ने कहा, बैड मैनर्स, इतना शोर मत करो, आराम आराम से खेलो। बच्चे खेल में मस्त थे। उन्होंने मानव की बात को अनसुना कर दिया। मानव को बच्चों के शोर से इरिटेशन हो रही है। उसने बच्चों से कहा, इतना शोर क्यों कर रहे हो बच्चों, थोड़ा आराम से नहीं खेल सकते? लेकिन बच्चे अपनी धुन में मगन थे। एक दो बार मानव ने बच्चों को शोर कम करने के लिए कहा। ऐसा नहीं होने पर मानव को गुस्सा आ गया और मानव गुस्से में बोला, क्या एक बार में समझ नहीं आता कि शोर मत करो? दिन पर दिन जिद्दी और जाहिल होते जा रहे हैं। अभी मानव बच्चों पर गुस्सा कर ही रहा था कि तभी वहां बुआ जी आ गई और मानव को बच्चों पर इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर बोली, क्या कर रहे हो ये मानव? बच्चों पर किस बात की फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हो? ये सही नहीं। बुआ जी की बात सुनकर मानव ने कहा, देखिए ना, कब से बोल रहा हूँ कि थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ी कम शैतानी कर लो, लेकिन इनके तो कानों पर जूं ही नहीं रेंगती, सिर दर्द होने लगा है मेरा। बुआ ने मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, छोड़ो, बच्चे ही तो हैं और वैसे भी दोनों आज 2 दिन बाद मिले हैं। तुम आज मेंटली डिस्टर्ब हो। लेकिन मानव नीलामी की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो ना चैन से रहते हैं ना चैन से रहने देते हैं। इधर रवि वर्मा के घर पर मानव बच्चों पर नाराज हो रहा है तो उधर अस्पताल में यशिका दादाजी के साथ अकेली है। शिखा भी आज हॉस्पिटल में नहीं है। अभी यशिका दादाजी के रूम में बैठी दादाजी को देख ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। यशिका ने मोबाइल चेक किया तो उस पर कोई नंबर नहीं है। यशिका ने अपना मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। तभी मोबाइल पर दोबारा से घंटी बजी और यशिका ने लपक कर सेल उठाया। पहले की तरह इस बार भी उस पर कोई नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा। यशिका ने कॉल पिक की और बोला, हेलो। यशिका के हेलो कहने पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। यशिका ने दोबारा से कहा, हेलो हेलो, पर उधर से कोई नहीं बोला। कोई आवाज ना आने पर यशिका ने कॉल काट दी। अभी यशिका सेल टेबल पर रखी रही थी कि तीसरी बार फिर से मोबाइल की घंटी बजी। यशिका ने सेल की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर घबराकर रुकी। घंटी अभी भी बजे जा रही है। हारकर डरते मन से उसने सेल उठाया और कॉल पिक की। यशिका ने कांपती हुई आवाज में फिर से कहा, हेलो हेलो, कौन? बोलते क्यों नहीं? पर कोई आवाज नहीं आई। तभी दादाजी के रूम के दरवाजे पर यशिका को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। यशिका डर गई। डर से उसके पसीने छूटने लगे। यशिका की सांसें तेज हो गई। वो एकदम से कुर्सी से उठी और दीवार से डरकर खड़ी हो गई। फिर दरवाजे की तरफ देखा और सेल को वहीं साइड टेबल पर रख उठकर दरवाजे की तरफ गई। यशिका ने जैसे ही दरवाजा खोला उसको बहुत हैरानी हुई। दरवाजे पर कोई नहीं था। यशिका घबरा गई। उसने डरते हुए पहले दादाजी की तरफ मुड़कर देखा, फिर 2 कदम आगे बढ़ी और अपनी दाईं ओर धीरे से गर्दन घुमाकर देखा। उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने अपनी बाईं तरफ देखा। यहाँ भी कहीं कोई नहीं था। पूरी लॉबी खाली पड़ी थी। यशिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो तेजी से चलते हुए थोड़ा और आगे गई। दाएं और बाएं देखा, फिर तेज कदमों से वापस दादाजी के रूम की तरफ आई। यशिका परेशान हो गई। हल्के हाथ से उसने दरवाजे को धकेला और दादाजी के रूम में आकर परेशान मन से कुर्सी पर बैठ गई। तभी उसका ध्यान सामने रखे बुके पर गया। कमरे में रखे बुके को देखकर वो हैरान रह गई। बिजली के करंट के जैसे एकदम से अपनी सीट से उछलकर खड़ी हुई और कमरे की चारों तरफ देखा। वहां किसी को ना पाकर उसने झटके से उस बुके को उठाया। इस समय यशिका के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से बुके को अपनी तरफ किया। उसमें एक कार्ड दिखाई दिया। घबराई हुई यशिका ने अपने माथे के पसीने को पोंछा और उस कार्ड को उठाया। उस कार्ड को उठाकर पढ़ा। कार्ड पर लिखा था, तुम भी मुझसे मिलने के लिए तड़प रही हो ना? इतना पढ़ते ही यशिका तेज कदमों से रूम के बाहर गई, दरवाजे को बंद किया और जोर से चिल्लाई, स्टाफ स्टाफ। तभी वहां पर हॉस्पिटल स्टाफ के 1-2 लोग आए और उन्होंने आते ही पूछा, क्या हुआ मैडम, क्या बात है? यशिका ने गुस्से में स्टाफ से कहा, कॉल योर डॉक्टर इमीडिएटली। नर्स ने पूछा, मैम आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। यशिका ने नर्स से कहा, मुझे अभी के अभी आपके सीसीटीवी कैमरा चेक करने हैं।
नर्स यशिका की बात सुनकर हैरान हुई और उसने यशिका को समझाते हुए कहा, मैम इस तरह से सीसीटीवी कैमरा हर कोई नहीं चेक कर सकता। वैसे भी आप इस समय पेशेंट की अटेंडेंट है। यशिका को नर्स की बात बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में कहा, मैंने आपसे अभी कहा कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। नर्स ने डॉक्टर को कॉल की और दादाजी के रूम के पास बुलाया। जैसे ही डॉक्टर आई उन्होंने यशिका से पूछा, यशिका जी क्या बात है? यशिका ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मुझे अभी आपके हॉस्पिटल में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है वो चेक करने हैं। डॉक्टर ने यशिका को समझाया, यशिका जी हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन आप खुलकर तो बताइए आखिर बात क्या है। यशिका बोली, देखिए बस मुझे एक बार फुटेज देखने दीजिए, ये कुछ पर्सनल बात है। डॉक्टर को यशिका की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिर भी यशिका को शांत करते हुए कहा, देखिए सीसीटीवी फुटेज बिना लीगल परमिशन के हम आपको नहीं दिखा सकते। अगर हमारे स्टाफ से कोई गलती हुई है तो हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं। आप आराम से अपने रूम में बैठे, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। डॉक्टर की बार बार रिक्वेस्ट करने पर यशिका वापस दादाजी के रूम में चली गई, लेकिन वो कार्ड अभी भी उसके हाथ में है। यशिका उस कार्ड को देखकर मन ही मन सोचने लगी, आखिर ये व्यक्ति है कौन? उस दिन भी जब आर्यन की तबीयत खराब थी तो एक व्यक्ति कंपाउंडर की ड्रेस में मेरे आगे से निकला। आखिर इसकी मंशा क्या है? क्यों पीछा कर रहा है ये मेरा? इसे मुझसे क्या चाहिए? यशिका इन सब बातों का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगी और कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गई। इस समय भी उसके हाथ में वही कार्ड था जिस पर लिखा था, तुम भी मुझसे मिलने के लिए तड़प रही हो ना। और इस कार्ड ने यशिका का चैन उड़ा दिया था। क्या यशिका को पता चल पाएगा कौन है ये आदमी और क्या है इसका इरादा? यशिका कुर्सी पर निढाल बैठी अभी उस अनजान व्यक्ति के बारे में सोच रही है। उसने खुद से सवाल किया, मुझे मानव को बताना चाहिए? अपनी बात का खुद ही जवाब ढूंढते हुए बोली, नहीं नहीं, घर की नीलामी की वजह से मानव पहले ही बहुत परेशान है, मुझे ये और बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार उसके मोबाइल पर कॉल आई। यशिका ने कॉल उठाई और कहा, हेलो कौन बोल रहा है? लेकिन फिर से दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई और फोन कट गया। यशिका ने अपने आप से कहा, आज तो मैं ये पता करके ही रहूंगी कि ये कौन है, लेकिन मैं किसकी मदद से इसका पता लगाऊं? यशिका अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे वकील साहब के बताए हुए इन्वेस्टिगेटर का नाम याद आया। इन्वेस्टिगेटर का नाम याद आते ही फटाफट यशिका ने अपना पर्स खोला और पर्स के अंदर की जेब में से वकील साहब का दिया हुआ नंबर निकाला और रोहन का नंबर मिलाया। नंबर मिलाते हुए उसने मन ही मन कहा, घर की नीलामी के चक्कर में मैं भूल गई थी रोहन को कॉल करना। जैसे ही रोहन को कॉल मिलाई तो आंसरिंग मशीन चलने लगी। प्लीज लीव योर मैसेज, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। इतना सुनते ही यशिका ने कॉल कट कर दी और सोचा, दोबारा कॉल करके देखती हूँ, हो सकता है इधर उधर कहीं हो। यशिका ने दोबारा कॉल की। अब की बार भी आंसरिंग मशीन चलने लगी। यशिका ने मन ही मन कहा, बड़ा ही अजीब बंदा है, ये क्या इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, खुद के नंबर पर ही नहीं है। यशिका इस इन्वेस्टिगेटर के बारे में सोच ही रही थी कि ना जाने उसके मन में क्या आया और उसने अपने सेल पर गूगल सर्च इंजन पर रोहन इन्वेस्टिगेटर का नाम सर्च करना शुरू किया। जैसे ही गूगल ने रोहन का प्रोफाइल खोला, यशिका ने फौरन उसके फेसबुक प्रोफाइल पर देखना चाहा कि आखिर ये व्यक्ति दिखता कैसा है। यशिका ने देखा ये एक 30 साल का हंसमुख लड़का है जिसकी प्रोफाइल पिक्स अलग अलग स्टाइल में काफी सारी हैं। और यशिका को एक बात ने और स्ट्राइक किया कि इस लड़के के फॉलोअर्स में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। इतना देखते ही यशिका मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या मेरी समस्या सॉल्व कर पाएगा? इसको देखने से तो ऐसा लगता है कि अभी नया नया काम शुरू किया है। फिर यशिका ने एक बार और कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किया, लेकिन इस बार भी कॉल पिक ना होने पर यशिका ने मशीन पर अपना वॉइस मैसेज छोड़ा, हाय दिस इज यशिका, कैन यू मीट, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इमीडिएटली, प्लीज कॉल व्हेन यू आर फ्री। और फिर यशिका ने कॉल काट दी। इधर यशिका ने अपना वॉइस मैसेज रोहन के लिए छोड़ा, उधर रात के समय निखिल श्रद्धा के घर पर बैठा है। निखिल के दिमाग में उधेड़ बुन चल रही है, कुछ भी हो कैसे भी करके मुझे इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना ही पड़ेगा। मैं हर हाल में इस बच्चे से छुटकारा चाहता हूँ। ये काम है तो बड़ा ही मुश्किल लेकिन नामुमकिन तो नहीं। मैं जानता हूँ श्रद्धा को किसी भी बात के लिए राजी करना बहुत टेढ़ी खीर है। तभी निखिल के दिमाग में एक आइडिया आया और श्रद्धा से बोला, श्रद्धा सुनो ना। श्रद्धा निखिल की बात का जवाब देते हुए बोली, प्लीज सोने दो ना। इस पर निखिल ने कहा, क्या तुम्हारा मन कभी नहीं करता कि कहीं घूमने चले? निखिल की इस बात ने श्रद्धा की नींद उड़ा दी और श्रद्धा एकदम से लेटे लेटे बैठ गई और उसने कहा, ये तुम कह रहे हो निखिल? अब से पहले जब भी मैंने तुमसे कहीं चलने के लिए कहा तुमने काम का बहाना बना दिया। श्रद्धा की बात सुन निखिल बोला, कहाँ पुरानी बातें लेकर बैठ गई, छोड़ो, देखो मैं तुम्हें कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसेस और जगह दिखाता हूँ। और निखिल श्रद्धा को सेल पर अच्छी अच्छी ड्रेसेस और ट्रैवल पैकेज दिखाने लगा। फिर उसने एक प्रपोजल रखा, श्रद्धा क्यों ना इस बार नवंबर में हम कुछ दिनों के लिए विदेश घूमने चले? बोलो कहाँ चलना पसंद करोगी, सिंगापुर या थाईलैंड? श्रद्धा ने कहा, दिमाग मत खराब करो, मैं सब जानती हूँ। निखिल ने कहा, आई एम वेरी सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे श्रद्धा को भी रियलाइज होने लगा कि निखिल बाहर घूमने जाना चाहता है। वो भी खुश होकर एक अच्छा ट्रिप प्लान करने की सोचने लगी। उसने खुश होकर कहा, निखिल तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चलो थाईलैंड चलते हैं। इस पर निखिल ने उसे थाईलैंड की कुछ फोटोज दिखाई और कहा, ये थाईलैंड का पैकेज है जो 4 मंथ बाद से है। इसमें 5 दिन 4 रातों का साथ मिलेगा और सिर्फ 50,000 पर पर्सन। और सुनो ना, जब हम वहाँ जाएंगे तो ये व्हाइट वाली ड्रेस पहनना, इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। इतना सुनते ही श्रद्धा खुश होने लगी। फिर निखिल ने एक और ड्रेस की तरफ इशारा करके कहा, और श्रद्धा ये पिंक वाली ड्रेस रात को डिनर टाइम पर पहना जब हम सी साइड होंगे, सच में तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लगोगी। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए निखिल की तरफ देखा और बोली, तुम भी ना निखिल, मुझे सच में नहीं मालूम था कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो। श्रद्धा की आंखें खुशी के मारी चमक रही हैं। तभी निखिल ने श्रद्धा को एक और ड्रेस दिखाई और बोला, ये हमारे फन टाइम के लिए। फिर निखिल चुप हो गया, कुछ सोचा और बोला, तुम्हें भी क्या यार, इस बच्चे की पड़ी है, तुम ये ड्रेस पहन कैसे पाओगी? उस टाइम तो तुम्हारा 5वां महीना चल रहा होगा, ये तो अभी हमारी मौज मस्ती के दिन है। श्रद्धा को निखिल की बात सुनकर झटका लगा और उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? निखिल हंसा, अरे तुम नहीं जा पाओगी और ना ही इतनी अच्छी ड्रेसेस पहन पाओगी वहां पर। श्रद्धा ने निखिल की इस बात पर कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? दरअसल निखिल मन ही मन चाहता था कि श्रद्धा इस प्रेगनेंसी को खत्म कर दे। अभी श्रद्धा निखिल से बात कर ही रही थी कि श्रद्धा के पेट में दर्द होने लगा। श्रद्धा को बेचैन देखकर निखिल ने पूछा, क्या बात है श्रद्धा, सब ठीक? श्रद्धा ने कराहते हुए पेट पकड़कर निखिल को बताया, पता नहीं क्यों निखिल, अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा।
इस पर निखिल ने कहा, लेट जाओ, लेटने से आराम मिलेगा। फिर निखिल किचन में गया और किचन से एक ग्लास में नारियल पानी लेकर आया और ग्लास श्रद्धा की तरफ बढ़ाया। फिर श्रद्धा को देते हुए बोला, लो थोड़ा सा नारियल पानी पी लो, आराम मिलेगा। श्रद्धा ने नारियल पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से दर्द की शिकायत करते हुए निखिल से कहा, निखिल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। इस पर निखिल ने कहा, देखो अभी इतना तेज दर्द भी नहीं है कि डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए, थोड़ा बहुत तो इस तरह का दर्द इस समय रहता ही है। निखिल की बात सुनकर श्रद्धा ने माथे पर बल डालते हुए निखिल की तरफ देखा और कहा, ये कैसा लापरवाह एटीट्यूड है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस हो। श्रद्धा की बात पर निखिल फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, एक्सपीरियंस की बात नहीं, सुना है मैंने कि शुरू के महीने अक्सर ऐसा होता है। लेकिन श्रद्धा डरी हुई है, उसे हर हाल में डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इसलिए उसने निखिल से कहा, नहीं मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मुझे सुनी सुनाई बातों पर कोई विश्वास नहीं, मुझे सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करना है। निखिल मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है, मैं कोई भी लापरवाही नहीं चाहती। श्रद्धा की बात सुनकर निखिल ने कहा, श्रद्धा मेरी बात का यकीन करो, छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास जाना सही नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। श्रद्धा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं निखिल, मुझे बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना, कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि तुम नहीं चाहते कि ये बच्चा आए। ऐसा बोलकर श्रद्धा ने घूर कर निखिल को देखा, फिर आगे बोली, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जब श्रद्धा अपनी बात पर अड़ी रही तो निखिल ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें डॉक्टर से बात करनी है तो मैं तुम्हारी डॉक्टर से बात करवा देता हूँ, इस समय डॉक्टर क्लिनिक पर नहीं घर पर होंगे। और ये कहते हुए निखिल ने मोबाइल से डॉक्टर को कॉल लगा दी। दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज आने पर निखिल ने डॉक्टर से कहा, हेलो डॉक्टर, माफ कीजिएगा आपको इस समय डिस्टर्ब किया, दरअसल कल हम लोग आए थे आपके पास चेकअप के लिए, तो आज श्रद्धा के पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, लीजिए मैं आपकी उससे बात करवाता हूँ। इतना बोलकर निखिल ने मोबाइल श्रद्धा की तरफ बढ़ा दिया और श्रद्धा ने डॉक्टर से अपने दर्द के बारे में बताया। डॉक्टर ने श्रद्धा की बात ध्यान से सुनकर श्रद्धा को सलाह दी, देखिए श्रद्धा जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रेगनेंसी के पहले महीने में ऐसा होता है और ये दर्द बिल्कुल नॉर्मल बात है, बस आप जितना हो सके आराम कीजिए, जितना आप रिलैक्स और खुश रहेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। श्रद्धा ने डॉक्टर की बात सुन रिलैक्स होते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कॉल कट कर दी। फिर जैसे ही डॉक्टर से बात खत्म की वैसे ही निखिल ने श्रद्धा से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? श्रद्धा ने कहा, वही कि ऐसा होता है। इतना सुनते ही निखिल ने श्रद्धा को ताना मारते हुए कहा, तो ये बात तो मैं पहले से ही कह रहा था, अगर तुम सुनती कहाँ हो। इतना सुनते ही श्रद्धा ने इशारों से अपने दोनों कान पर हाथ रखा और इशारों में ही निखिल को कहा, सॉरी उसके लिए, सॉरी। उसके बाद निखिल को कसकर एक हग किया। इधर श्रद्धा डॉक्टर से बात करने के बाद रिलैक्स्ड है, उसे लग रहा है कि निखिल उसकी केयर करता है। तो उधर मानव घर की नीलामी की वजह से परेशान है। घर की नीलामी की बात के विषय में सोचते हुए कब उसकी सोफे पर ही आंख लग गई उसे नहीं मालूम, और उसने पूरी रात अपनी सोफे पर ही काटी। जैसे ही मानव की आंख खुली उसे अपना सिर बहुत भारी महसूस हो रहा है। आंख खुलने पर उसने खुद से कहा, ओह शिट यार, आज मैं सोफे पर ही सो गया। अभी वो उठने की सोच ही रहा है कि इसी बीच तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल वहीं साइड टेबल पर रखा है। मानव ने बेमन से मोबाइल उठाया, लेकिन शिखा की कॉल देखकर चौंका और बोला, हाय। मानव की आवाज से साफ पता चल रहा है कि वो अभी अभी सोकर उठा है, इसलिए शिखा बोली, हेलो मानव, गुड मॉर्निंग। मानव बोला, हाँ शिखा गुड मॉर्निंग, कैसे हो? शिखा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ मानव, तुम सुनाओ। मानव बोला, मैं भी ठीक हूँ शिखा, कैसे याद किया? शिखा ने बताया, दरअसल मानव मैं बताना चाहती हूँ कि आज कोर्ट की डेट है, आज जज अपना फैसला सुनाएंगे जो उन्होंने उस दिन रिजर्व कर लिया था। शिखा की बात सुनकर मानव सोफे पर से उठा और खड़ा होकर बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुमने यशिका को याद दिला दिया। मानव की बात का जवाब देते हुए शिखा ने कहा, मैं उसका नंबर कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो पिक ही नहीं कर रही, मुझे लगा। शिखा की बात पूरी होने से पहले ही मानव ने कहा, यशिका यहाँ नहीं है, वो हॉस्पिटल में थी। फिर कुछ सोचकर घबराकर बोला, आई होप सब सही हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। मानव की बात का जवाब देते हुए शिखा ने कहा, अरे नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं, यशिका वहीं होगी, मैं अभी दोबारा उसे कॉल करके देख लेती हूँ। शिखा की बात को काटते हुए मानव ने कहा, नहीं, कहीं वो किसी परेशानी में ना फंसी हो, मेरा हॉस्पिटल जाना जरूरी है। मानव की बात पर शिखा ने कहा, तुम्हारा इतना चिंता करना सही नहीं, तुम आज एक नए इन्वेस्टर के पास जा रहे हो तो टाइम से पहुंचना ही ठीक है। शिखा मानव को समझाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन मानव बार बार हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा है। तब शिखा ने कहा, देखो मानव, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग रखो, वरना तुम फिर दिक्कत में आ जाओगे। मैं देखती हूँ यशिका कहाँ पर है, तुम बिल्कुल भी उसकी चिंता मत करो। शिखा की बात सुनकर मानव ने धीरे से कहा, ठीक है, जो भी हो तुम मुझे बताना। ये कहते हुए मानव ने कॉल कट कर दी। अभी मानव ने कॉल कट करी ही थी कि तभी उसको अपने रूम के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मानव ने डोर खोला तो सामने वानी खड़ी थी। वानी ने मानव को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मानव। मानव एक फीकी सी स्माइल के साथ बोला, गुड मॉर्निंग वानी, तुम यहाँ कैसे? वानी मानव से बोली, आई नो यू आर सैड घर की नीलामी के कारण, लेकिन ये इन्वेस्टर अगर भाग गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, तुम इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। आप सोच लो कि फिर कभी आपको कोई अगला इन्वेस्टर कब मिले कह नहीं सकते। मानव ने वानी की बात सुनकर बुझे हुए मन से कहा, ठीक है, तुम टाइम फाइनल करके मुझे बता दो, मैं उस इन्वेस्टर से तब मिलूंगा। वानी ने कहा, आज सुबह 10 बजे। और फिर वानी वहां से चली गई। तभी मानव ने मन ही मन बोला, एक तरफ कोर्ट की डेट तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर से मिलने का टाइम, और अब यशिका भी फोन नहीं उठा रही। इतना बोलते हुए मानव ने यशिका का फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन ना मिलने पर मानव ने हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल मिलाकर दादाजी के रूम का नंबर बताया और कहा, देखिए ये मेरे दादाजी का रूम नंबर है, वहां पर मेरी वाइफ यशिका होंगी, उनसे कहिए कि प्लीज वो मुझे यानी कि मानव बजाज को कॉल बैक करे, बहुत अर्जेंट है। मानव की कॉल कट करने से पहले रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओके सर, हम अभी उनको इन्फॉर्म करते हैं। इधर मानव ने कॉल कट की। उधर दादाजी के रूम में नर्स यशिका को मैसेज देने आई। नर्स ने जैसे ही दादाजी का रूम खोला वहां कोई नहीं था। नर्स ने मन ही मन सोचा, हो सकता है मैडम वॉशरूम में हो, और ये सोचते हुए नर्स ने वॉशरूम भी चेक किया, लेकिन यशिका वॉशरूम में भी नहीं थी। नर्स सोच में पड़ गई, कहाँ होंगी मैडम इस समय, कहाँ है यशिका और क्या हुआ उसके साथ। नर्स ने जैसे ही दादाजी का रूम खोला वहां कोई नहीं था। नर्स ने मन ही मन सोचा, हो सकता है मैडम वॉशरूम में हो। नर्स वॉशरूम के पास गई
और वॉशरूम के दरवाजे पर धीरे से नॉक किया और आवाज लगाई, मैम। किसी भी तरह की आवाज ना आने पर नर्स हैरान है। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ पर भी नहीं तो कहाँ हो सकती हैं? फिर नर्स ने मानव को कॉल कर बताया, हो सकता है सर वो बाहर तक गई हूँ, अभी थोड़ी सी देर में मैं चेक कर लूंगी। अभी नर्स अपना काम कर ही रही थी कि उसके पास डॉक्टर का कॉल आया और डॉक्टर ने कहा, क्या मानव जी के दादाजी के सभी पेपर पूरे तैयार हैं? तुमने उन पेपर्स पर मानव या यशिका जी के साइन ले लिए हैं? डॉक्टर की बात पर नर्स ने कहा, सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर ने जवाब दिया, अगर साइन नहीं है तो साइन भी करवा लेना। और फिर कॉल कट कर दी। पेपर चेक करने पर कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर की जरूरत पड़ी। नर्स ने सोचा, मैं दादाजी के रूम में कॉल कर यशिका मैम को सिग्नेचर के लिए बोल देती हूँ। अब तक तो आप ही गई होंगी। जैसे ही नर्स ने कॉल किया, यशिका का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। नर्स ने 2-3 बार कॉल ट्राई की, फिर उसने मानव को कॉल की और कहा, सर मुझे कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए। नर्स की बात सुनकर मानव ने कहा, वहाँ यशिका मैडम है, आप उनसे सिग्नेचर करवा लीजिए। मानव की बात का जवाब देते हुए नर्स बोली, सर मैंने अभी चेक किया था, वहाँ मैडम नहीं है, इसलिए मुझे आपको कॉल करना पड़ा। इतना सुनते ही मानव टेंशन में आ गया। उसने नर्स से कहा, प्लीज आप ध्यान से चेक कीजिए, मैं करता हूँ कुछ। और ये कहते हुए मानव ने कॉल कट कर दी। फिर उसने 2-3 बार यशिका के नंबर पर कॉल लगाई, पर यशिका का नंबर ऑफ था। उसके बाद उसने शिखा को कॉल मिलाई और घबराते हुए बोला, हाय शिखा। शिखा मानव की आवाज से चौंकी। उसे मानव की आवाज से घबराहट साफ पता लग रही थी, इसलिए मानव की आवाज सुनते ही उसके मुंह से निकला, हेलो मानव सब ठीक? इस पर मानव ने चिंता जताते हुए कहा, पता नहीं, यशिका को फोन मिला रहा हूँ लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या तुम्हारी यशिका से कोई बात हुई? तुम्हें कुछ पता चला? इस पर शिखा ने कहा, हो सकता है मानव वो रास्ते में हो, उसे कॉल नहीं पता चली हो। मानव एकदम घबरा गया था, इसलिए घबराते हुए शिखा से बोला, पता नहीं, मेरा मन बहुत डर रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि यशिका अब फिर किसी नई परेशानी में घिरे। मानव की चिंता भरी आवाज सुनकर शिखा समझ गई कि मानव इस समय बहुत परेशान है, इसलिए शिखा ने मानव से कहा, तुम चिंता मत करो, कोर्ट का काम हो जाएगा, तुम इन्वेस्टर से अपनी मीटिंग करो और कोई भी टेंशन मत लो। कोर्ट के रास्ते में ही हॉस्पिटल पड़ता है, मैं कोर्ट जाते हुए बुआ जी को हॉस्पिटल छोड़कर यशिका को भी देख लूंगी। अगर कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी और फिर कोर्ट निकल जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम वो निपटाओ। लेकिन मानव बहुत टेंशन में है। वो चिंता करते हुए बोला, नहीं शिखा, मैं यशिका को खुद जाकर चेक करता हूँ। इस पर शिखा ने उसे समझाते हुए कहा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो मानव, तुम यहाँ यशिका को चेक करने के लिए आओगे और वो यहाँ होगी तो तुम्हारा टाइम ही तो वेस्ट होगा। तो मेरी बात मानो, सब सही होगा, और अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें कॉल कर इन्फॉर्म कर दूंगी। शिखा के जोर देने पर मानव आखिरकार मान गया। इधर शिखा ने मानव को पहले इन्वेस्टर से मिलने के लिए राजी किया तो उधर शिखा बुआ जी के साथ अस्पताल पहुंची। जैसे ही शिखा दादाजी के रूम में दाखिल हुई, वहां अभी भी यशिका नहीं है। ये देखते ही शिखा को भी टेंशन होने लगी। शिखा तेज कदमों से चलकर रिसेप्शन की तरफ गई और रिसेप्शन पर जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी। रिसेप्शनिस्ट ने शिखा की तरफ देखते हुए पूछा, यस मैम। शिखा ने पूछा, मैं यशिका बजाज के लिए पूछने आई हूँ, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट बोली, नो मैम, इनफैक्ट हम भी उनका इंतजार कर रहे थे क्योंकि हमें दादाजी के कुछ पेपर पर सिग्नेचर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनते ही शिखा परेशान हो गई, लेकिन इधर कोर्ट का भी टाइम हो रहा है। उसने घड़ी की तरफ देखा, फिर अपने आप से बोली, कोर्ट का समय हो रहा है, वापस आकर देखती हूँ यशिका कहाँ पर है। और शिखा बुआ जी को हॉस्पिटल में छोड़कर कोर्ट निकल गई। इधर शिखा कोर्ट के लिए निकली, उधर कोर्ट के पास यशिका एक कैफे में बैठी रोहन का इंतजार कर रही है। अभी यशिका रोहन का इंतजार कर ही रही थी कि तभी रोहन वहां पहुंचा और पीछे से देखकर आवाज लगाई, यशिका जी। यशिका ने पीछे मुड़कर देखा। यशिका को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर रोहन लपक कर आगे जाकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए यशिका को देखकर बोला, अरे आप तो वही वीडियो वाली है ना? इतना सुनते ही यशिका झेप कर रोहन से नजरें चुराने लगी। यशिका ने इधर उधर देखा, तभी रोहन ने सिचुएशन समझते हुए यशिका से कहा, सॉरी मुंह से निकल गया, आपको देखते ही लगा कि मैंने आपको कहीं देखा है, और जैसे ही मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि आप तो वही हैं जिसे मैंने उस वीडियो में देखा था, और मैं फालतू में उस वीडियो का जिक्र कर बैठा। यशिका ने नजरें झुकाए झुकाए कहा, कोई बात नहीं। रोहन ने आगे बढ़कर कहा, बाय द वे आपसे मिलकर अच्छा लगा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यशिका को समझ नहीं आ रहा वो बात कहाँ से शुरू करे। अभी वो कुछ सोच ही रही है कि उसके बोलने से पहले ही रोहन हंसते हुए बोला, कहीं आपको उस वीडियो लीक करने वाले का पता तो नहीं करना? रोहन की तरफ यशिका ने ध्यान से देखा और फिर गर्दन को हिलाते हुए बोली, हाँ वो भी पता करना है, लेकिन अभी नहीं, इस समय मैं आपके पास किसी और काम से आई हूँ, मुझे कुछ और पता करना है। यशिका के रिएक्शन पर रोहन को हंसी आ गई और वो जोर से खिलखिलाकर हंसा। लेकिन यशिका ने उसे इस तरह से हंसते हुए देख इधर उधर झेपते हुए देखा और मन ही मन सोचा, क्या लड़का है ये, छोटी छोटी बातों पर इतना खिलखिलाकर हंसता है, मैंने कोई जोक मारा है क्या? अभी यशिका रोहन के बारे में सोच ही रही थी कि रोहन ने कहा, नहीं आपने जोक नहीं मारा है, लेकिन क्या करूं, मेरे हंसने की आदत ही बुरी है। वो यशिका के फेस की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन यशिका सोच में पड़ गई, इसे मेरे मन की बात कैसे पता चली? यशिका ने खुद को थोड़ा संभाला और मन ही मन फिर से सोचा, ये रोहन कुल मिलाकर 30-32 साल का लड़का है, जैसी उम्र है उतना ही जिंदा दिल, पता नहीं ये ऐसा केस हैंडल भी कर पाएगा या नहीं। लेकिन रोहन यशिका को इस तरह से सोच में पड़ा हुआ देख धीरे धीरे मुस्कुराता रहा, फिर बोला, खैर मैं क्या सोच रहा हूँ इसे छोड़िए, मुद्दे की बात पर आते हैं, बताइए आपको क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए? रोहन का इस तरह बेबाकी से बोलना यशिका को बहुत अच्छा लगा। यशिका ने रोहन से कहना शुरू किया, रोहन जी दरअसल बात ऐसी है कि एक आदमी मुझे कुछ समय से परेशान कर रहा है, कभी मेरा पीछा करता है, कभी बुके भेजता है तो कभी फोन करता है। रोहन यशिका की बात पर बोला, ये कब से हो रहा है? यशिका ने रोहन की बात का जवाब देते हुए कहा, अब 1-1.5 महीने से। रोहन ने अगला सवाल किया, सबसे पहली बार आपको पता चला कि कोई आपका पीछा कर रहा है? रोहन की बात सुनकर यशिका ने पैर के ऊपर पैर चढ़ाया और दोनों हाथों को टेबल पर रखा, फिर हल्का सा गर्दन घुमाते हुए इधर उधर देखा और धीरे से बोली, ये सिलसिला पिछले महीने कार से शुरू हुआ, कार में एक पर्ची मिली और किसी परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। रोहन एक हाथ पर अपने फेस को टिकाए बैठा हुआ यशिका की बात गौर से सुन रहा है। यशिका के इतना कहते ही उसने उस हाथ को वापस नीचे टेबल पर दूसरे हाथ पर रखा और ग्लास से पानी पीते हुए यशिका की तरफ देखा और पूछा, क्या आपने उस व्यक्ति को कभी देखा? यशिका ने रोहन के सवाल पर कुछ सोचते हुए कहा, नहीं आज तक नहीं, लेकिन आसपास उसको महसूस जरूर किया है।
रोहन को यशिका की इस बात पर बड़ी ही हैरानी हुई। उसने कहा, महसूस किया है आपने? कैसे? कब? और आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये वही व्यक्ति है जो उस दिन आपकी कार में आया? यशिका जो कुछ कहना चाह रही थी कहते कहते रुकी, फिर कुछ सोचा, अपने लेफ्ट साइड में रखे हुए ग्लास से पानी पिया और आगे बोलना शुरू किया। क्योंकि मैंने ऐसे ही एक सस्पिशियस व्यक्ति को हॉस्पिटल की लॉबी में भी देखा है। वो मेरे आगे से गुनगुनाते हुए गया और उसके कपड़ों में से भी वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जो उस दिन कार से आ रही थी। रोहन ने फिर माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए कहा, अगर आप उसे वही पकड़ लेती तो बाय गॉड केस तो तभी सॉल्व था। अपनी आदत के अनुसार रोहन फिर से मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसका मुस्कुराना यशिका को बुरा नहीं लगा। यशिका ने आगे कहा, प्लीज आप पता करिए और बताइए कि ये कौन है और मुझसे क्या चाहता है। इस व्यक्ति ने मेरा दिन रात का सुकून छीन रखा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। प्लीज आप मेरी इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं कहीं किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाऊं। रोहन धीरे से बोला और पहली बार यशिका को उसके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दी। रोहन ने कहा, रिलैक्स रिलैक्स। देखिए मैम, ऐसा है कि मैंने आज तक जो भी केस अपने हाथ में लिए हैं सब सॉल्व भी किए हैं। फिर नोटी स्माइल पास की और बोला, चाहे दिल का केस हो या दिमाग का, मैं हमेशा सही तरह से सॉल्व कर पाया हूँ। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जल्दी ही मैं आपको इस स्टॉकर का पता बताता हूँ। ये कहकर रोहन अपनी सीट से उठ ही रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसने यशिका से कहा, क्या मैं वो पर्ची देख सकता हूँ जो अक्सर स्टॉकर आपके लिए छोड़ता है? इधर कैफे में रोहन यशिका से स्टॉकर के बारे में बात कर रहा है तो उधर मानव अपनी कंपनी में वानी के बताए हुए इन्वेस्टर से मिला। इन्वेस्टर के साथ वहां पर ऑफिस रूम में हर्ष भी मौजूद है। जैसे ही मानव उस इन्वेस्टर से मिला तो देखकर हैरान रह गया और अपने आप से बोला, अरे ये व्यक्ति वही है जो उसने नीलामी के समय भी था। इसी ने अधिकतर चीजों को खरीदा था, यहाँ तक कि मेरे घर को भी, वो भी काफी अच्छे दामों में। मानव ने उन्हें बैठने के लिए कहा और ऑफिस के रिसेप्शन पर ऑपरेटर से 3 कॉफी भेजने को कहा। मानव ने ध्यान से नए इन्वेस्टर की तरफ देखा। इन्वेस्टर भी मानव को देख रहा है। मानव ने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इन्वेस्टर कुछ बोलता उससे पहले ही हर्ष ने जवाब दिया, इनका नाम है मिस्टर अजय डोगराल। हर्ष से जवाब पाकर मानव ने स्माइल पास की और इन्वेस्टर की तरफ देखते हुए कहा, तो मिस्टर डोगराल, मैं आपसे एक बात काफी देर से पूछना चाह रहा हूँ। अजय डोगराल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मानव जी, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। मानव इन्वेस्टर के इस जवाब से काफी इंप्रेस हुआ और बड़ी ही नरमाई से पूछा, मैंने उस दिन नीलामी के समय आपको देखा था। आपने अधिकांश चीजें खरीदी हैं, ये मैं नोटिस कर रहा था। यहाँ तक कि आपने मेरा घर भी खरीदा है। आपने ऐसा क्यों किया? मानव की बात सुनकर मिस्टर डोगराल ने बड़े ही शांति से जवाब दिया, ऐसा है मानव जी, मैं भी किसी समय बैंकरप्ट हो गया था और तब मुझे भी किसी ने मौका दिया, तो इतना समझ लीजिए इसी वजह से मैं भी आपको एक चांस देना चाहता हूँ। मानव अजय डोगराल की ये बात सुनकर हैरान रह गया। साथ ही वो मिस्टर अजय डोगराल की बातों से काफी इंप्रेस्ड भी था। इधर मानव नए इन्वेस्टर के साथ अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहा है तो उधर शिखा के केस की सुनवाई का समय हो गया है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कोर्ट की तरफ जा रही है। शिखा लगभग कोर्ट के पास पहुंच गई थी कि रेड लाइट होने पर उसे अपनी कार रोकनी पड़ी। शिखा ने बाहर की तरफ देखा तो दूर कैफे में उसे यशिका बैठी दिखी। शिखा ने कार थोड़ा कैफे के नजदीक की और देखा यशिका वहाँ अकेली नहीं, और भी कोई साथ में है। शिखा यशिका को इस तरह से एक अजनबी के साथ बैठा हुआ देखकर बड़ी हैरान है। शिखा ने सोचा, कितनी अजीब सी बात है, उधर मानव और मैं यशिका के लिए कितनी देर से परेशान हो रहे हैं और ये यहाँ इस अजनबी व्यक्ति के साथ बैठी है, वो भी अपना फोन बंद करके। आखिर चल क्या रहा है? और उसने इस बारे में अभी तक मानव को भी नहीं बताया। शिखा यशिका को उस लड़के से बात करते हुए देख हैरानी में पड़ गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन सुनवाई का समय हो गया इसलिए वो कोर्ट की तरफ बढ़ गई। क्या ये नया इन्वेस्टर वाकई में हेल्प करना चाहता है मानव की, या है ये कोई बड़ी मुसीबत का आगाज? शिखा ने जब यशिका को कैफे में देखा तो वो ये सोचकर हैरान है कि यशिका बिना किसी को बताए और यहाँ पर क्या कर रही है और इसके साथ ये लड़का कौन है। ये सोचते हुए शिखा ने यशिका को कॉल मिलाई, लेकिन यशिका का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। यशिका को इस तरह से एक अजनबी के साथ बैठा हुआ देख शिखा ने सोचा, कितनी अजीब सी बात है, उधर मानव और मैं इतनी देर से यशिका से कांटेक्ट करने के लिए परेशान हो रहे हैं और ये मैडम यहाँ इस अजनबी के संग बैठी हैं। और तो और यशिका ने फोन भी स्विच ऑफ रखा है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? और उसने इस बारे में अभी तक शायद मानव को भी नहीं बताया। अभी मैं यहाँ रुक भी नहीं सकती, कोर्ट में फाइनल हियरिंग का टाइम हो गया, वकील साहब इंतजार कर रहे होंगे। शिखा को कोर्ट जाने की जल्दी है, इसलिए उसने कोर्ट की तरफ कार मोड़ ली और मन में बोली, मैं यशिका से बाद में बात करती हूँ, जरूर कुछ तो बात होगी जो यशिका यहाँ बैठी है। इधर शिखा यशिका को कैफे में देखकर परेशान है तो उधर मानव अपने ऑफिस में एक नए इन्वेस्टर के साथ मीटिंग में है। मानव अजय डोगराल की बातों से काफी इंप्रेस भी है। अजय डोगराल मानव से बोला, मानव जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मानव ने आश्चर्य के साथ इन्वेस्टर की तरफ देखा। मानव ने बड़े ही नर्म आवाज में कहा, हाँ जी जरूर कहिए। इन्वेस्टर बोला, मानव जी, मैं चाहता हूँ कि मैंने आपका जो भी सामान खरीदा है उसे आप अपना ही समझिए। इन्वेस्टर की बात सुनकर मानव शॉक रह गया। मानव की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। मानव अजय डोगराल को कुछ मिनट तक एक टक देखता रहा। अजय डोगराल ने मानव को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए कहा, मिस्टर मानव बजाज। मानव ने खुद को संभाला, फिर मानव ने इन्वेस्टर की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखा। मानव इन्वेस्टर को इतना मुस्कुराते हुए देख काफी कंफ्यूज भी है, क्योंकि बिजनेस में दिमाग से ही काम लिया जाता है, दिल से नहीं, और ये इन्वेस्टर तो दिल से ज्यादा काम ले रहा है। मानव ने मन ही मन सोचा, ऐसा कौन सा इन्वेस्टर करता है? फिर भी उसने इन्वेस्टर से धीरे से कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने खरीदा है तो वो सामान अब आपका है, उसे मैं कैसे अपना मान सकता हूँ? मानव की बात सुनकर इन्वेस्टर मुस्कुराया और बोला, यहाँ मैं एक इन्वेस्टर के नाते ये सब नहीं बोल रहा, मैं भी एक इंसान हूँ, इसलिए इंसानियत के नाते आपसे ये सब कह रहा हूँ। मैंने भी जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। अब अर्श से फर्श पर कोई व्यक्ति आता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है, सीधे यहाँ लगती है। कहते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा, फिर बोला, मैं जानता हूँ मन पर क्या बीतती है। आसान नहीं होता लोगों के बीच में रहकर लोगों के सवालों का जवाब देना। मिस्टर मानव, दूसरों की निगाहें दिल को चुभती हैं। उस दिन जब आप अपनी पत्नी के साथ नीलामी के समय उदास खड़े थे, मैंने देखा आपको, आपकी गीली आंखों को।
मुझे अपना वक्त याद आया। तब मैं भी वही था जहां आज आप हैं। हो सकता है आपको महसूस हो कि ये बिजनेसमैन एटीट्यूड नहीं, तो बता दूं, मेरे दादाजी कहते थे कि एक अच्छा और बड़ा बिजनेसमैन होने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए। तो बस मैं उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप भी बिल्कुल वैसे ही उस दौर से गुजरें। ये लीजिए आपके घर के पेपर्स, और ये पेपर्स, इन पर साइन कर दीजिए। इन्वेस्टर की बातें मानव के लिए बहुत ही शॉकिंग है। मानव ने इतना सेंसिटिव व्यक्ति पहली बार देखा, वो भी बिजनेस से रिलेटेड। मानव समझ नहीं पा रहा कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसकी आंखों में आंसू भी है और चेहरे पर खुशी भी, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा। मानव बोलना चाह रहा है लेकिन उसकी आवाज रूंध गई। उसने अजय डोगराल को धन्यवाद कहने के लिए हाथ उठाए, लेकिन हाथों की उंगलियां कांप रही हैं। मानव को ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। मानव इन्वेस्टर से हकलाहट में बस इतना बोला, ये आप यानी मेरा। इन्वेस्टर ने टेबल पर रखे हुए ग्लास में टेबल पर ही रखी बोतल से पानी डाला और मानव की तरफ ग्लास बढ़ाते हुए बोला, लीजिए थोड़ा पानी पीजिए। मानव ने इन्वेस्टर से ग्लास पकड़ा और एक सांस में गटागट पानी पिया। फिर अजय डोगराल अपनी कुर्सी से उठे और मानव की तरफ बढ़कर उसकी कमर पर हाथ रखकर बोले, रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर मानव, आपने सही सुना है, ये घर आपका ही है। आप जब चाहे अपने इस घर में जा भी सकते हैं और उसमें रह भी सकते हैं। इसलिए मैं ये पेपर्स आपको दे रहा हूँ। मानव की आंखों में से झरझर आंसू निकल पड़े और उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए इन्वेस्टर की तरफ देखकर पूछा, पर मिस्टर डोगराल पैसे? इस पर डोगराल ने बड़ी ही शालीनता के साथ कहा, अरे पैसे पूछकर हमें इतना छोटा भी मत बनाइए। एक तरफ हम आपके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम आपसे इसके पैसे लेंगे। आप इसे हमारे नए रिश्ते और दोस्ती का तोहफा समझ लीजिए और मैं समझ लूंगा कि मैंने अपने आप के लिए ये सब किया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि मैं खुद ही इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपके दर्द को समझ भी सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। मानव की आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहने लगी और उसने इन्वेस्टर के हाथ पकड़ते हुए कहा, अजय जी, मैं बता नहीं सकता कि आपने मुझे क्या दिया है। मैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका कर्जदार हो गया हूँ। ये घर मेरे लिए सिर्फ एक पत्थरों की दीवार नहीं, ये घर मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरी यादें हैं, मेरे दादाजी का खून पसीना है। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। पर मैं इसे ऐसे ही नहीं ले सकता मिस्टर डोगराल। मैं आपको इसके पैसे जरूर चुकाऊंगा। ये मेरे ही नहीं, बिजनेस के उसूलों के भी खिलाफ है और मुझे उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। इन्वेस्टर ने मानव की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। फिर मानव से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहे। तो उस घर के साथ साथ हमारी एक डील पक्की। मैं आपको पूरे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दूंगा और आपके इंटरेस्ट के साथ आपके प्रॉफिट में भी 50% का हिस्सेदार रहूंगा। इसमें से कुछ परसेंटेज हर्ष की भी है, वो मैं उसे दूंगा क्योंकि उसने ही ये डील क्रैक कराई है। फिर इन्वेस्टर हर्ष की तरफ मुड़ा और हर्ष से बोला, थैंक यू हर्ष, तुम नहीं होते तो ये डील क्रैक नहीं होती। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। फिर इन्वेस्टर ने मानव की तरफ देखा। मानव अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा है। इन्वेस्टर ने मानव से कहा, तो मिस्टर मानव, अब तो आप खुश हो जाइए, आपकी परेशानियों के दिन गए। अगर आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो। लीजिए इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए जरा। और ये कहते हुए मानव की तरफ पेपर्स बढ़ाए। मानव ने मिस्टर अजय डोगराल से पेपर पकड़े और बिना पढ़े उन पर साइन कर दिए। इधर मानव उन पेपर्स पर साइन कर रहा है और सामने बैठे हुए मिस्टर अजय डोगराल और हर्ष एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फिर हर्ष ने इन्वेस्टर की तरफ देखते हुए अपनी शर्ट के कॉलर को सीधा किया। इन्वेस्टर ने हर्ष को आंखों से ओके कहा और पेपर साइन होते ही इन्वेस्टर खड़ा होकर मानव की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, ठीक है फिर मिस्टर मानव, आज से हमारी डील पक्की और हमारा रिश्ता प्रोफेशनल ही नहीं, इससे आगे है। आज से एक और रिश्ता भी है, दोस्ती का। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमें इजाजत दीजिए। मानव ने हाथ मिलाकर कहा, सेम है मिस्टर डोगराल, ग्लैड टू मीट यू। फिर अजय डोगराल और हर्ष मानव से विदा लेकर ऑफिस से चले गए। मानव बहुत खुश है। वो भी जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर सबको ये खुशखबरी देना चाहता है। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया, टेबल पर रखे सभी पेपर्स को बैग में भरा और ऑफिस से एक्साइटमेंट के साथ बाहर निकला। बाहर निकलते ही मानव ने यशिका को कॉल मिलाई, लेकिन यशिका का सेल अभी भी स्विच ऑफ है। दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज आ रही है, Number you're dialing is currently switched off. Please try after some time or leave your voice message. ऑपरेटर की आवाज सुनते ही मानव फिर से टेंशन में आ गया और मन ही मन बोला, आज यशिका कहाँ पर है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घट गई? सुबह से उसका फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। ये सोचते ही मानव ने हॉस्पिटल कॉल की और ऑपरेटर की कॉल उठाते ही मानव ने दादाजी के रूम से यशिका को बुलाने के लिए कहा। ऑपरेटर ने मानव को 1 मिनट के लिए होल्ड करने के लिए कहा और दादाजी के रूम की तरफ गई। रूम में यशिका नहीं है, आकर ऑपरेटर ने इन्फॉर्म किया। ऑपरेटर की बात सुनते ही मानव परेशान हो गया। मानव ने एक बार फिर से यशिका का नंबर ट्राई किया, अभी भी ऑपरेटर बोल रही है। उसकी आवाज सुनकर मानव ने जल्दी से कॉल कट की और फिर कुछ सोचते हुए मानव ने शिखा को कॉल मिलाई, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, The number you're dialing is either switched off or out of coverage network area. Please try after some time. ऑपरेटर की आवाज सुनते ही मानव ने मन ही मन सोचा, यार शिखा का भी नंबर स्विच ऑफ है, क्या चक्कर है? और मानव परेशान हो गया। तभी मानव को ध्यान आया कि शिखा और यशिका को आज कोर्ट जाना था। फिर मानव ने मन ही मन सोचते हुए अपने दिल को समझाया, दोनों का फोन स्विच ऑफ है, इसका मतलब कोर्ट में होंगी और इस समय प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी। ये सोचकर मानव ने सेल को वापस अपनी जेब में रखा, अपनी कार का दरवाजा खोला, ब्रीफकेस को ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर रखा और कार में बैठकर जल्दी से कार स्टार्ट की। आज काफी दिनों के बाद मानव बहुत खुश है। कार ड्राइव करते करते मानव ने सोचा, आज मैं सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। जब सबको पता चलेगा कि हमें हमारा घर वापस मिल गया है तो ये सबके लिए बेस्ट सरप्राइज गिफ्ट होगा और सबको ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। कितना मजा आएगा ना उस समय सबके चेहरे की खुशी देखकर। बस एक बार दादाजी भी ठीक हो जाएं। इधर मानव घर वापस मिलने की वजह से बहुत ही खुश है, तो उधर यशिका कैफे में अभी भी उस इन्वेस्टिगेटर के साथ बातें कर रही है। रोहन यशिका से बोला, यशिका जी क्या आपको किसी पर शक है? यशिका ने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, वैसे भी मैंने किसी पर गौर नहीं किया। यशिका की बात पर रोहन ने कहा, ठीक है, अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है जब स्टॉकर आपके बिल्कुल नजदीक हो और आप उसकी शक्ल नहीं देख पाई हो?
यशिका ने रोहन से कहा, देखिए रोहन जी, वैसे तो सही सही बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है, एक बार मंदिर में और एक बार हॉस्पिटल में। रोहन ने यशिका की बात ध्यान से सुनी और कहा, एक पर्सनल सवाल अगर आप कहें तो मैं पूछ सकता हूँ? यशिका ने भेद भरी नजरों से रोहन की तरफ देखा और कहा, हाँ पूछिए। रोहन बोला, आपने अब तक ये बात किसी को क्यों नहीं बताई, खास करके अपने हस्बैंड मानव को? यशिका ने रोहन की तरफ देखा, कुछ सोचा, फिर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखिए वैसे तो कोई जरूरी नहीं कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता रही हूँ। पहले ही वो अपने ऑफिस में इतने बड़े लॉस की वजह से परेशान है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बात से और तकलीफ हो। यशिका की बात सुनकर रोहन बोला, ठीक है, जैसा आप चाहे, मैं जल्दी ही आपके स्टॉकर को ढूंढ कर निकालता हूँ। रोहन की बात सुनकर यशिका ने कहा, तो ठीक है, फिर आज की मीटिंग हम यही खत्म करते हैं। रोहन जी, अब मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चले? रोहन ने जवाब दिया, ओके मिलते हैं। यशिका ने भी कहा, ठीक है फिर। इतना बोलकर यशिका खड़ी हो गई। जैसे ही वो चलने के लिए मुड़ी, रोहन ने यशिका से कहा, एक बात और। इतना बोलकर रोहन यशिका के नजदीक गया और बोला, नो डाउट तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारे लिए दीवाना हो जाए। ये सुनकर यशिका ने रोहन की तरफ देखा और मुस्कुराई। यशिका को मुस्कुराता हुआ देख रोहन भी हंसने लगा। फिर दोनों कैफे से बाहर निकले। रोहन के वहां से निकलने के बाद यशिका ने अपना सेल पर्स से निकाला और मानव को कॉल करने लगी। सेल देखते ही बोली, अरे ये तो स्विच ऑफ है। यशिका सेल ऑन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैटरी कम होने की वजह से सेल ऑन नहीं हुआ। यशिका ने सोचा, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इनफैक्ट मानव तो परेशान ही हो रहा होगा। इधर यशिका रोहन से मिलकर घर वापस जा रही है तो उधर इन्वेस्टर हर्ष से बातें कर रहा है। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। इस पर इन्वेस्टर ने हर्ष से कहा, वाह मान गए हर्ष, बड़े ही कमाल के आदमी हो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतने काम के आदमी निकलोगे। हर्ष ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आपको तो डाउट था। ये बात सुनकर इन्वेस्टर बोला, बिजनेस का असली मजा तो अब आया है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोनों ही अपनी जेब में, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। इतना बोलते ही इन्वेस्टर हंसने लगा और उसके साथ हर्ष भी जोर से हंसा। फिर हंसते हुए अजय डोगराल बोला, यही नहीं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तो हम शेयर करेंगे ही, साथ ही साथ मानव के बिजनेस के नाम पर अपना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी हम कर पाएंगे। हर्ष और मिस्टर अजय डोगराल का क्या है प्लान? जब मिस्टर डोगराल ने हर्ष से कहा कि बिजनेस का असली मजा तो अब आया है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोनों ही अपनी जेब में, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू, तो दोनों हंसने लगे। फिर हंसते हुए अजय डोगराल बोला, यही नहीं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तो हम शेयर करेंगे ही, साथ ही साथ मानव के बिजनेस के नाम पर अपना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर पाएंगे। ये सुनकर हर्ष बोला, पर अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? इस पर अजय डोगराल ने जवाब दिया, तब का तब देखेंगे। वैसे हर्ष, तुम आदमी बड़े काम के निकले, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ये कर पाओगे। ये सुनकर हर्ष बोला, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि आप इतना बड़ा सौदा करेंगे। फिर अजय डोगराल ने हर्ष को कुछ पैसे दिए और कहा, लो ये कुछ पैसे रखो और इसी तरह से काम करते रहो, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसों को जेब में रखते हुए हर्ष ने मिस्टर अजय डोगराल से कहा, आपको भी धीरे धीरे पता लगेगा कि मैं कितनी काम की चीज हूँ, इसीलिए ही तो कहते हैं शक्ल देखकर अंडर एस्टिमेट करना सही नहीं। वो क्या डायलॉग है मूवी का, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। कहते हुए हर्ष ने मिस्टर डोगराल की तरफ देखकर आंख मारी और जोर से हंस पड़ा। अजय डोगराल भी हर्ष की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर ऑफिस से निकलते समय एक बार हर्ष ने फिर इन्वेस्टर से हाथ मिलाया और कहा, जल्दी ही एक और मीटिंग फिक्स करते हैं और अपना लाइन ऑफ एक्शन भी। मिस्टर अजय डोगराल ने हर्ष से कहा, श्योर, बाय, टेक केयर, सी यू सून। इधर हर्ष और मिस्टर डोगराल मानव के ऑफिस से निकल रहे हैं तो उधर शिखा कोर्ट में अपनी बारी का इंतजार कर रही है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए शिखा ने वकील साहब से पूछा, वकील साहब और कितनी देर लगेगी? फाइल में कुछ काम करते हुए वकील साहब ने शिखा की तरफ देखा और जवाब दिया, बस शिखा जी 5-10 मिनट, नेक्स्ट हियरिंग हमारी ही है। फिर कुछ सोचते हुए वकील साहब ने शिखा से पूछा, वो यशिका जी नहीं आई? हियरिंग का समय हो रहा है, यशिका जी या मानव में से कोई नहीं दिखाई दे रहा। शिखा वकील साहब की बात का जवाब देते हुए बोली, दरअसल वकील साहब मानव की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो नहीं आ पाई और यशिका भी किसी जरूरी काम में उलझी हुई है। शिखा का जवाब सुनकर वकील साहब ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी एक का होना जरूरी है तो आप तो है ही। जैसे ही शिखा की बारी आई, वकील ने जज के सामने सारे पेपर्स प्रेजेंट किए और अपनी सारी बातें रखी। जज साहब, शिखा जी दादाजी को इलाज के लिए यूएस लेकर जाना चाहती हैं। दादाजी इस समय कोमा में हैं और डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया है कि यूएस में एक हॉस्पिटल है जहां कोमा के मरीजों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर के अनुसार यदि हम देर करेंगे तो दादाजी की लाइफ के लिए खतरा है। मानव के अगेंस्ट केस फाइल है, इसलिए वो तो अपनी कंट्री से बाहर जा ही नहीं सकते, लेकिन शिखा जी के ऊपर भी शक के बिना पर केस दर्ज किया गया है। मैं शिखा जी का वकील और उनकी तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप शिखा जी को दादाजी के इलाज के लिए यूएस जाने की परमिशन दे दें। जज ने वकील से पूछा, अगर केस में शिखा जी की जरूरत हुई तब? जज की बात का जवाब देते हुए वकील साहब बोले, इस बीच यदि कोर्ट को शिखा जी की जब भी जरूरत होगी वो वर्चुअली प्रेजेंट हो जाएंगी जज साहब। जज साहब ने दोबारा से पूछा, क्या शिखा जी इस बात के लिए तैयार है? जज की बात का जवाब देते हुए वकील साहब ने कहा, जी सर, कोर्ट जब भी शिखा जी को इस बीच आदेश देगा वो बिल्कुल वर्चुअली प्रेजेंट होंगी। वकील की बात सुनकर जज ने कहा, शिखा जी को कोर्ट में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी और किसी व्यक्ति को अपना गारंटर भी असाइन करना होगा जो इस बात की गारंटी ले कि शिखा जी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी और जब भी शिखा जी की जरूरत होगी तो वो हियरिंग में ऑनलाइन उपस्थित रहेंगी। साथ ही वो व्यक्ति इस बात की भी गारंटी देगा कि अगर किसी कारणवश शिखा जी को कोर्ट के फैसले पर आना पड़ा तो वो आएंगी। क्या इन सब बातों के लिए शिखा जी तैयार है? शिखा के वकील ने जज की बात सुनकर कहा, जज साहब, शिखा जी कोर्ट के निर्देश अनुसार ही सब काम करेंगी। मैं इन पेपर पर उनके और उनके गारंटर के साइन करवाकर ये पेपर कोर्ट में जमा करा रहा हूँ। शिखा के वकील की बात सुनकर जज ने शिखा को दादाजी के साथ यूएस जाने की परमिशन दे दी। जज की परमिशन मिलते ही शिखा खुश हो गई और शिखा ने वकील से कहा, थैंक यू वकील साहब, आपकी वजह से दादाजी को यूएस ले जाने की परमिशन मिल गई। आपकी कोशिश के बिना शायद ही पॉसिबल नहीं हो पाता। शिखा की बात सुनकर वकील मुस्कुराया और बोला, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की है शिखा जी, अब आप जल्द से जल्द दादाजी को इलाज के लिए लेकर जा सकती हैं।
भगवान करे दादाजी स्वस्थ होकर लौटे। शिखा ने वकील साहब को धन्यवाद कहा और फिर कोर्ट से निकल गई। इधर शिखा दादाजी को यूएस ले जाने की परमिशन के साथ कोर्ट से बाहर निकली तो उधर घर पर बच्चे फिर से खेलते हुए शैतानी कर रहे हैं। आर्यन ने खेलते खेलते शुभम को कहा, चलो आज हम छुपम छुपाई खेलते हैं। शुभम ने कहा, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो मैं छुपता हूँ आर्यन, तू मुझे ढूंढना। और इतना कहते ही शुभम पर्दों के पीछे छुप गया। आर्यन ने उल्टी गिनती गिनना शुरू किया। 10, 9, 8, 7, आ जाओ। शुभम ने कहा, आ जाओ। अब आर्यन ने शुभम को ढूंढना शुरू किया। पहले आर्यन ने अपने कमरे में देखा, फिर वानी, फिर लॉबी में ढूंढा, फिर उसके बाद आर्यन भागकर ड्राइंग रूम में आया। शुभम नहीं मिला। आर्यन ने वही ड्राइंग रूम से आवाज लगाई, शुभम कहाँ हो तुम? शुभम चुप खड़ा रहा। दोबारा आर्यन ने आवाज लगाई, अच्छा मैंने हार मान ली, बाहर आ जाओ। शुभम जोर से हंसता हुआ बाहर निकला और आर्यन से बोला, देखा नहीं ढूंढ पाए ना। आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम भी मुझे देखना ढूंढ नहीं पाओगे। चलो अपनी आंखें बंद करो और फिर से उल्टी काउंटिंग शुरू करो। शुभम आर्यन की बात पर आंखें बंद कर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अब शुभम ने गिनना शुरू किया। 10, 7, 5, 4, आ जाओ। आर्यन जो लिविंग रूम में सोफे के पीछे छुपा हुआ था, उसने शुभम की आवाज पर कहा, हाँ आ जाओ। शुभम ने आर्यन की आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है इसका हिसाब लगाया और उसी तरफ चल पड़ा। शुभम ने आर्यन को पहले वानी के रूम में जाकर देखा, फिर ड्राइंग रूम में गया और उसके बाद लिविंग रूम के बाहर पहुंचकर आवाज लगाई, मैं आ रहा हूँ। आर्यन ने कहा, हाँ हाँ आ जा। शुभम धीरे धीरे चलकर लिविंग रूम के सोफे के पीछे पहुंचा और आर्यन को देखकर कहा, ठप्पा, चोर पकड़ा गया। शुभम को अचानक अपने पीछे खड़ा हुआ देख आर्यन बौखला गया और भागने के चक्कर में उसका हाथ लिविंग रूम में साइड टेबल पर रखे हुए स्टैचू पर लग गया। आर्यन के हाथ की टक्कर से स्टैचू फर्श पर गिर गया और टूट गया। फर्श पर स्टैचू के गिरने की आवाज से वानी की माँ बौखलाई हुई अपने कमरे से बाहर आई और स्टैचू टूटा हुआ देखकर भड़क गई। वानी की माँ भड़कते हुए बोली, नाक में दम कर रखा है नालायकों ने, ना चैन से रहते हैं और ना ही चैन से रहने देते हैं। वानी की माँ की बात का जवाब देते हुए आर्यन बोला, नानी जानकर थोड़ी गिराया है, खेलते खेलते गिर गया। इतना सुनते ही वानी की माँ का दिमाग खराब हो गया। वो आर्यन पर चिल्लाई और उसका कान पकड़ते हुए बोली, मुझसे जबान चलाता है, अभी 2 मिनट में तेरी सारी अकड़ ढीली कर देती हूँ। बड़ा आया जबान चलाने वाला। और कुछ ना कहते हुए वानी की माँ ने आर्यन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इसी बीच मानव पहुंच गया। मानव को सामने खड़ा देख वानी की माँ घबरा गई और एकदम से अपना हाथ नीचे कर लिया। फिर खिसियाई हुई सी आवाज में मानव से बोली, बड़े शैतान हो गए हैं बच्चे, देखो ना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। कौन भरेगा ये नुकसान? तुम। मानव को सारी सिचुएशन समझ में आ गई। मानव ने बड़ी शांति के साथ वानी की माँ का जवाब देते हुए कहा, जी टेंशन मत लीजिए, मैं भर दूंगा। इतना सुनते ही वानी की माँ हैरान हो गई और मानव से बोली, कैसे भर दोगे नुकसान? पैसे क्या पेड़ पर लगे हैं? वानी की माँ की बात सुनकर मानव शांत रहा और बड़े ही आराम से बोला, नहीं पेड़ पर तो नहीं लग रहे, लेकिन वानी की वजह से वो डील क्रैक हो गई है, मुझे इन्वेस्टर मिल गया है। इतना सुनते ही वानी की माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी वानी जो उस समय किचन में थी, उसके कानों में मानव की आवाज आते ही वो भागकर लिविंग रूम में आई और बोली, वाह ग्रेट न्यूज, कांग्रेचुलेशंस मानव। मानव वानी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे बोला, थैंक यू वानी, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। मानव की बात सुन इतराते हुए वानी ने कहा, इट्स ओके माय प्लेजर, लेकिन तुमको मेरी शर्त तो याद है ना? वानी की बात पर मानव ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ तुम्हारी कमीशन तुम्हें मिल जाएगी। इस पर वानी की माँ ने आश्चर्य से मानव की तरफ देखा और पूछा, कितने का इन्वेस्टमेंट मिला है मानव तुमको? मानव ने वानी की माँ की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, पूरे 500 करोड़ का। इतना सुनते ही वानी की माँ की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला। फिर वो हकलाते हुए बोली, मतलब इतना बड़ा, यानी इतना सारा, इसका परसेंट 25 करोड़, इतना पैसा हुआ? अरे बाप रे, इतनी सारी कमीशन। 10 मिनट तक वानी की माँ उंगलियों पर गिनकर बड़बड़ाती रही। फिर मानव की तरफ देखा और बड़े ही इतराते हुए बोली, शुक्र मानो मेरी बेटी का, ये सब मेरी बेटी के होने की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अगर वो नहीं होती तो अभी तक तुम दर दर की ठोकरें खा रहे होते। वानी को अपनी माँ का इतना ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी माँ को आंखें दिखाते हुए कहा, बस बस मॉम, बहुत हुआ, जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। लेकिन वानी की बात का उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। वो मन ही मन इतनी ज्यादा खुश है कि बैठे बैठे बार बार हर किसी से बोल रही है, देखा मेरी वानी है इतनी समझदार। आज मेरी वानी की वजह से मानव को कितना बड़ा ऑफर मिला है, अगर वानी नहीं होती तो। वानी की माँ की हरकत पर मानव और रवि वर्मा मुस्कुरा रहे हैं। रवि वर्मा मुस्कुराते हुए मानव को कोहनी मारते हुए बोले, मानव कमाल हो गया, कड़वा करेला आज मीठा पान बन रहा है। रवि वर्मा की बात सुनते ही मानव जोर से हंसा। फिर मानव ने धीरे से रवि वर्मा से कहा, पापा मुझे कड़वा करेला बिल्कुल नहीं पसंद। फिर दोनों हंस दिए। तभी मानव ने रवि वर्मा से कहा, वैसे एक और सरप्राइज है जो मैं कल दूंगा, लेकिन पता नहीं आज ये यशिका कहाँ पर है। यशिका को अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। इतना कहते हुए मानव ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर यशिका को कॉल मिलाई। कॉल मिलाकर मानव ने परेशान होते हुए कहा, चक्कर क्या है समझ नहीं आ रहा, अभी भी स्विच ऑफ। यशिका ने आपको कुछ बताया था डैड? शिखा कोर्ट से निकलकर रवि वर्मा के घर पहुंचते समय मन ही मन सोच रही है, घर पर जाकर मैं यशिका से पूछूंगी कि कैफे में वो किस अजनबी के साथ बैठी थी और आज वो कोर्ट क्यों नहीं आई। साथ ही मैं जब यशिका और मानव को बताऊंगी कि हमें कोर्ट से परमिशन मिल गई है तो सच में ये सुनकर यशिका और मानव को बहुत खुशी होगी। अब हमें बिना देरी करे दादाजी को फौरन यूएस इलाज के लिए लेकर जाना चाहिए। इधर शिखा रवि वर्मा के घर जा रही है और उधर मानव रवि वर्मा से अभी यशिका के बारे में पूछ ही रहा था कि तभी यशिका आ गई। यशिका जैसे ही घर में दाखिल हुई, सबको खड़ा हुआ देखकर हैरान होते हुए उसने मन ही मन कहा, हे भगवान सब खैरियत तो है ना, कहीं फिर कोई हंगामा तो नहीं हो गया। यशिका ने हैरानी के साथ प्रश्न भरी नजरों से मानव की तरफ देखा। जैसे ही यशिका मानव से सवाल करने लगी, मानव यशिका को देखकर बोला, यशिका सब ठीक तो है ना, कहाँ थी तुम सुबह से, पता भी है तुम्हें कितना कॉल किया और तुमने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है।
इतना तो सोचना चाहिए कि हम लोग घर पर परेशान हो रहे होंगे। ये कैसी लापरवाही है? तुमसे तो इन सब बातों की उम्मीद नहीं थी। मानव की सवाल सुनकर एक बार को यशिका घबराई, फिर उसने लंबी सांस ली। अभी वो सवालों के जवाब देने जा ही रही थी कि इसी बीच शिखा भी रवि वर्मा के घर पहुंच गई। मानव की तरफ देखते हुए यशिका ने कहा, बस बस अब मुझे भी कुछ बोलने दो, इतनी देर से सवाल पर सवाल करे जा रहे हो। चिंता मत करो, सब सही है। दरअसल मेरे फोन में बैटरी भी नहीं थी तो वो ऑफ हो गया था और मेरा मूड खराब था तो मैं ड्राइव पर चली गई, इसलिए मैं हॉस्पिटल में भी नहीं थी। यशिका की बात सुनते ही शिखा हैरान रह गई। उसने चौंक कर यशिका की तरफ देखा। शिखा मन ही मन सोचने लगी, यशिका झूठ क्यों बोल रही है? ये तो कैफे में थी उस अजनबी व्यक्ति के साथ। ये मानव को सब कुछ सही क्यों नहीं बता रही? आखिर राज क्या है? मुझे यशिका से बात करनी पड़ेगी, कुछ तो गड़बड़ है। यशिका ने सबसे झूठ क्यों बोला और क्या होगा इस नई डील का अंजाम? यशिका ने मानव के सवालों का जवाब दिया, फिर चारों तरफ लिविंग रूम में नजर दौड़ाई और सबको अपनी तरफ ही देखता हुआ पाया। यशिका हैरान है। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने मानव से पूछा, सब ठीक तो है ना मानव? मानव यशिका के सवाल पर मुस्कुराया। यशिका ने हिचकते हुए पूछा, यहाँ सब लोग, कुछ हुआ है क्या? कहीं बच्चों ने फिर से तो कोई हंगामा नहीं किया? इस पर मानव ने यशिका की तरफ देखते हुए कहा, रिलैक्स यशिका रिलैक्स, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। मानव की बात पर यशिका ने पूछा, तो फिर यहाँ सब लोग एक साथ? ये सुनकर मानव कोई जवाब देता उससे पहले ही रवि वर्मा बोले, अरे बेटा आज मानव सबके लिए खुशखबरी लेकर आया है। अपने पापा की बात सुनकर यशिका बहुत हैरान हुई और उसने हैरानी और प्रश्न भरी आवाज में मानव से पूछा, खुशखबरी? मानव ने रवि वर्मा की तरफ देखा। रवि वर्मा की आंखों की चमक मानव को साफ दिखाई दे रही है। खुश होते हुए मानव ने यशिका से कहा, दरअसल बात ऐसी है यशिका, आज मैं उस इन्वेस्टर से मिलकर आ रहा हूँ। यशिका ने चौंकते हुए पूछा, आज अचानक? तुम तो एक दो दिन में मिलने वाले थे ना? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्योंकि मीटिंग प्रीपोन हो गई थी और गुड न्यूज ये है कि इन्वेस्टर मान गया है। इतना सुनते ही यशिका हैरान रह गई। उसके लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी कि इतनी आसानी से कोई इन्वेस्टर कैसे मान सकता है। लेकिन यशिका ने मानव से इससे आगे ना ही कुछ पूछा ना ही कुछ कहा। वो चुप रही। मानव ने भी यशिका को इसके आगे और कुछ नहीं बताया। तभी यशिका और मानव का ध्यान दरवाजे के पास खड़ी शिखा की तरफ गया। यशिका ने शिखा से पूछा, आज तो कोर्ट की डेट थी ना शिखा, क्या हुआ वहाँ पर? यशिका की बात का जवाब देते हुए शिखा ने कहा, जज ने परमिशन दे दी। इतना सुनते ही यशिका के मुंह से निकला, सच? शिखा ने पूरी बात बताते हुए कहा, हाँ बस जज साहब चाहते थे कि हम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करें और कोई गारंटर का नाम दे। मानव ने शिखा की बात सुनकर शिखा से पूछा, तो सब फॉर्मेलिटीज हो गई शिखा? शिखा ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, यस यस यू डोंट वरी, सब हो गया। वकील साहब ने फाइनल पेपर भी सबमिट कर दिए, अब बस दादाजी को इलाज के लिए ले जाने की देर है। जिसे सुनकर यशिका और मानव खुश हो गए। मानव ने खुश होते हुए कहा, अब दादाजी का इलाज टाइम से हो पाएगा। मानव की बात पर शिखा ने कहा, हाँ और दादाजी ठीक भी हो जाएंगे, अब बस जल्द से जल्द उन्हें लेकर जाना चाहती हूँ। यशिका ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, कल फिर दादाजी के डिस्चार्ज के पेपर तैयार करा लेते हैं। यशिका की बात का जवाब देते हुए शिखा ने कहा, वैसे तो हॉस्पिटल में भी पेपर वाली सारी फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी की जा चुकी है, फिर भी एक बार दादाजी को ले जाने से पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पेपर और डॉक्टर की एडवाइस लेनी होगी। शिखा की बात सुनकर मानव ने सोचते हुए कहा, तो ठीक है कल ये काम भी पूरा कर लेते हैं। मानव की बात पर यशिका और शिखा ने एक साथ हामी में से हिलाया। फिर शिखा ने कहा, तो ठीक है अब मैं चलती हूँ, कल हॉस्पिटल में ही मिलते हैं। और शिखा अगले दिन मिलने के लिए कहकर अपने घर के लिए निकल गई। मानव ने यशिका की तरफ देखते हुए कहा, तो चले? और फिर यशिका और मानव लिविंग रूम से बच्चों के रूम की तरफ चल दिए। मानव और यशिका के वहां से जाते ही वानी ने रवि वर्मा की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है तो मैं भी चलती हूँ। और वानी अपने रूम में चली गई। लिविंग रूम में सिर्फ रवि वर्मा और वानी की माँ बैठे हैं। वानी की माँ किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। रवि वर्मा ने मस्करी करते हुए वानी की माँ को कोहनी मारते हुए पूछा, क्या हुआ, चेहरे की चमक अब फीकी क्यों है? मैं तो सोच रहा था कि आज तुम्हारा 2-4 किलो वजन बढ़ गया होगा। लेकिन रवि वर्मा की बात का ध्यान ना करके वानी की माँ के मन में कुछ और ही चल रहा है। दरअसल वानी की माँ को मन ही मन महसूस हो रहा है कि उन्होंने मानव और यशिका के साथ अच्छा नहीं किया, कहीं इस बात का असर कमीशन पर ना पड़े। यही सोचते हुए वानी की माँ परेशान है। जब वानी की माँ ने जवाब नहीं दिया तो दोबारा से रवि वर्मा ने टोका, सुना मैंने क्या कहा? भाई क्या बात है, आज बंदूक शांत कैसे है, बुलेट नहीं बरसा रही? रवि वर्मा की बात सुनकर वानी की माँ ने कहा, आप भी ना, पता है मुझे तो लगा था कि ये लोग कभी इस घर से जाएंगे ही नहीं और हमें इन्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन अपनी पत्नी की बात को बीच में काटते हुए रवि वर्मा बोले, लेकिन क्या भाग्यवान, नहीं तुमको हमसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? और इतना कहते ही दांत दिखाते हुए रवि वर्मा हंस पड़े। रवि वर्मा को इस तरह हंसता हुआ देख वानी की माँ ने बुझी हुई सी आवाज में कहा, नहीं मैं कुछ और सोच रही हूँ। अपनी पत्नी की तरफ ध्यान से देखते हुए रवि वर्मा ने कहा, अब क्या और क्यों ही सोचना जी, अब तो तुम लोग जश्न मनाओ, वो लोग ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेंगे। वानी की माँ रवि वर्मा की तरफ कनखियों से देखते हुए बोली, आगे आगे बोले जा रहे हो, तुमने आज तक कभी मेरे दिल की बात समझी है? समझो भी तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वानी की माँ को जवाब देते हुए मिस्टर रवि वर्मा बोले, आज तक समझने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ, वैसे भी आज तक तुम ही बोली हो, मैं तो चुप ही रहा हूँ, फिर भी बोल रही हो कि मैं सुन नहीं रहा। और इतना कहकर मुस्कुरा दिए। रवि वर्मा को घूरते हुए वानी की माँ ने कहा, तुम भी बस हर समय मजाक के मूड में रहते हो, कभी तो सीरियस हो जाया करो। इतना सुनते ही रवि वर्मा को हंसी आ गई और नेहले पर डहला मारते हुए बोले, अरे हम तो हैं ही ऐसे, इसलिए तो 50 की उम्र में भी जवान लगता हूँ, ना मैं टेंशन लेता हूँ ना ही मैं दूसरों को टेंशन देता हूँ। इतना सुनते ही वानी की माँ तुनक कर बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं दूसरों को टेंशन देती हूँ? इस समय रवि वर्मा को वानी की माँ को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। रवि वर्मा वानी की माँ की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ते हुए बोले, छोड़ो अब, गलती हो गई भाग्यवान, बहुत हो गया, एक कप चाय मिलेगी? वानी की माँ रवि वर्मा की तरफ गुस्से में देखते हुए उनकी बात का जवाब देते हुए बोली, एक कप नहीं बाल्टी भर लो। वानी की माँ की बात सुनकर रवि वर्मा मुस्कुराते हुए बोले, अरे बाप रे, शेरनी जब जख्मी हो जाती है ना तो ज्यादा खूंखार हो जाती है।
और इतना कहते ही जोर से हंसे। उनको हंसता हुआ देख वानी की माँ चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान मत लो। रवि वर्मा ने आंख मारते हुए कहा, जुबान में मिश्री है ही नहीं। रवि वर्मा की बात ने आग में घी का काम करा और वानी की माँ मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, मेरे में तो जहर घुला है। वानी की माँ का जवाब सुनकर रवि वर्मा को लगा कहीं बात बढ़ ना जाए, इसलिए बात को संभालते हुए कहा, कभी नहीं समझोगी तुम। ये शब्द ही हैं जो जिंदगी में उलझन पैदा करते हैं। मुस्कुराहट जिंदगी को सुलझाती है, समझी? इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे की सोचो। यशिका और मानव सुलझे हुए विचारों के बच्चे हैं, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। चलो अब एक कप चाय पिला दो। वानी की माँ रवि वर्मा की बातों से थोड़ा नॉर्मल हो गई, लेकिन फिर भी ताना मारते हुए कहा, मैं तो जहरीली हूँ, फिर मैं क्यों दूं चाय? कहीं कुछ हो गया तो? रवि वर्मा वानी की माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाकर बोले, कर दी ना समझी वाली बात। तुम्हारे हाथों में जहर नहीं, तुम्हारी जुबान में है। वानी की माँ रुआसा मुंह बनाते हुए बोली, क्या मैं इतनी बुरी हो गई? अपनी पत्नी की बात सुनकर हंसते हुए रवि वर्मा ने कहा, मैंने कब कहा तुम अच्छी हो, बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं, चुप रहना सीख लो, हर बात पर पलटकर वार मत किया करो। वानी की माँ खुश होकर बोली, चाय पियोगे? रवि वर्मा मन ही मन भगवान का धन्यवाद देते हुए बोले, शुक्र है गुस्सा थम गया। अरे मैं तो कब से चाय के लिए तरस रहा हूँ। इधर रवि वर्मा और वानी की माँ के बीच में नोकझोंक चल रही है। उधर मानव यशिका के साथ दोनों बच्चों के कमरे में है। मानव ने दोनों बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बच्चों ने खुश होकर मानव की तरफ देखा और भागकर उसके पास आए और आकर पूछा, क्या लाए हो पापा? मानव ने खुश होते हुए कहा, पहले आप लोग अपनी आंखें बंद करो। बच्चों ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। मानव ने दोनों बच्चों से कहा, अपने हाथ आगे करो। जैसे ही बच्चों ने हाथ आगे करे, मानव ने दोनों को एक एक गिफ्ट दिया, जिसे देखते ही बच्चे बहुत खुश हो गए। उसके अलावा भी मानव बच्चों के लिए और भी गिफ्ट लेकर आया था। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर मानव ने यशिका से कहा, आज बच्चे कितने दिनों बाद दिल से खुश हैं। मानव की बात पर यशिका ने बस हल्के से गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। तभी शुभम ने मानव से कहा, पापा क्यों ना आज हम आउटिंग के लिए चले? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, आउटिंग पर जाना चाहते हो बच्चों? ठीक है, आउटिंग पर चलेंगे, लेकिन आज नहीं कल। वैसे भी कल तुम्हें एक और सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज के नाम से दोनों बच्चे खुश होकर उछलने लगे। मानव ने दोनों बच्चों से कहा, ठीक है, अब तुम लोग एंजॉय करो। बच्चे अपना खेलने में बिजी हो गए। बच्चों को खेलता हुआ छोड़कर मानव और यशिका अपने कमरे में आ गए। इधर मानव और यशिका रवि वर्मा के घर पर अपने रूम में है, तो उधर श्रद्धा के घर पर श्रद्धा के ऊपर निखिल की बातों का कोई असर नहीं। श्रद्धा अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए निखिल से बोली, देखो ना निखिल, ये सेट कितना सुंदर है, डायमंड का है, कैसा लगा? निखिल ने श्रद्धा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन श्रद्धा ने बिना इस बात की परवाह किए दोबारा से निखिल को एक और पिक दिखाते हुए कहा, देखो ना निखिल, ये ब्राइडल ड्रेस कितनी सुंदर है, मैं कितनी सुंदर लगूंगी ना? श्रद्धा की बात सुनकर निखिल ने बुरा सा मुंह बनाया। श्रद्धा ने फिर निखिल को एक और पिक्चर दिखाते हुए कहा, देखो निखिल, ये नेकलेस ब्राइडल ड्रेस के साथ कितना मैच करेगा ना? निखिल श्रद्धा की बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और जब श्रद्धा उसे बार बार कोई ना कोई पिक दिखाती रही तो निखिल का गुस्सा बढ़ गया और गुस्से में वो फट पड़ा। निखिल ने जोर से श्रद्धा से कहा, क्या लगा रखा है ये? शादी 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 नहीं करनी है मुझे तुमसे कोई शादी इस समय। श्रद्धा ने गुस्से में निखिल की तरफ देखा और पूछा, व्हाट डू यू मीन इस समय? निखिल ने कहा, आई मीन दिस इज नॉट द राइट टाइम। इतना सुनते ही श्रद्धा तिलमिला गई और चीखते हुए बोली, निखिल। इधर श्रद्धा और निखिल के बीच में श्रद्धा के फ्लैट पर कहासुनी हो रही है, तो उधर रवि वर्मा के घर पर यशिका ने अपने कमरे में मानव से पूछा, मानव उस नए इन्वेस्टर ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है? मानव ने यशिका की बात का जवाब बहुत ही एक्साइटेड होते हुए दिया, 500 करोड़। इतना सुनते ही यशिका का मुंह खुला का खुला रह गया। यशिका बहुत ज्यादा शॉक्ड है। हैरान परेशान यशिका ने मानव से अगला सवाल किया, मानव इतना बड़ा पैसा कोई तुम्हें किस वजह से दे रहा है? आखिर तुम्हारी डील क्या है मानव? मानव मुझे चिंता हो रही है, कहीं इस डील में कोई गड़बड़ तो नहीं? तुमने सारे पेपर सब कुछ ठीक तरह से चेक किए थे ना? क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई भी इन्वेस्टर इस केस में सोचेगा। यशिका की बात पर मानव मुस्कुराया और यशिका के करीब आकर उसको दोनों हाथों से पकड़ा और पास में बैठाते हुए बोला, यशिका चिंता मत करो, सब हो गया। मैंने सारे पेपर सब कुछ चेक करके ही साइन किए थे, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो बहुत अच्छे लोग हैं, रियली दे आर गुड पीपल। मानव की बात पर यशिका ने कहा, तभी तो चिंता है मानव, आज के समय में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुमको शक नहीं होता? मानव ने यशिका को समझाते हुए कहा, कूल, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। मानव की बात पर यशिका ने एक लंबी सांस भरी और ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर अपनी चूड़ियां उतारते हुए कहा, आई होप सब ठीक हो, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही। यशिका की बात का जवाब देते हुए मानव ने कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलते हुए मानव दोबारा यशिका के करीब आकर उसे खुश होकर बाहों में भरता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही यशिका की मोबाइल की घंटी बजी। यशिका मोबाइल चेक करती है कि किसकी कॉल है, लेकिन मोबाइल पर किसी का नंबर ब्लिंक नहीं हो रहा। यशिका फोन उठाती है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, किसी और की बाहों में तुम अच्छी नहीं लगती। कौन है वो जो यशिका पर हर पल नजर रख रहा है? यशिका के मोबाइल की घंटी बजने पर जब यशिका ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, किसी और की बाहों में तुम अच्छी नहीं लगती। इतना सुनते ही यशिका डर गई और उसको पसीने आने लगे। घबराकर उसने पास में रखी बोतल से पानी पिया और आगे आकर खुद को बेड के एक कोने में समेट लिया, लेकिन फिर खुद को थोड़ा संभाला और यशिका ने डरते हुए अपने कमरों के चारों तरफ घबराई हुई नजरों से देखा। यशिका देखना चाह रही थी कि ये आदमी कहीं आसपास तो नहीं। यशिका ने मन ही मन सोचा, उसे कैसे पता कि वो मानव के साथ है? अभी यशिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे की सड़क की ओर खुलने वाली विंडो पर पड़ी। यशिका ने देखा कि रूम की खिड़की खुली हुई है। यशिका भागकर खिड़की की तरफ गई, लेकिन घबराकर खिड़की की साइड में हो गई। यशिका ने धीरे से बाहर की तरफ देखा। यशिका को दूर एक आदमी का साया खिड़की की तरफ देखता हुआ दिखाई दिया, पर उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो यशिका को देख रहा है। यशिका के घबराहट में रोंगटे खड़े हो गए।
यशिका ने डरकर एकदम खिड़की के सारे पर्दे डाल दिए। इस बीच कॉल कट नहीं हुई थी। फोन पर वापस यशिका ने डरी हुई आवाज में कहा, हेलो, कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुम अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। यशिका की बात सुनकर वो आदमी हंसा। हंसते हुए बोला, डर लग रहा है। यशिका ने घबराहट के साथ कहा, मेरे सवालों का जवाब दो। इतना कहते ही यशिका को दूसरी तरफ से आवाज आई, इतनी जल्दी है मेरे बारे में जानने की? थोड़ा वेट तो करो, तब पता चल जाएगा। अभी वो आदमी बोल ही रहा था कि तभी वॉशरूम से मानव रूम में आ गया। यशिका पहले ही डरी हुई थी और मानव के बाहर आते ही उसने एक बार वॉशरूम की तरफ देखा, फिर मोबाइल की तरफ और उसके बाद यशिका ने कॉल कट कर दी। यशिका के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। उसने घबराकर धीरे से मोबाइल को तकिए के नीचे सरकाया। यशिका की फेस को देखते ही मानव ने गेस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। मानव यशिका के नजदीक आया और मानव ने पूछा, क्या हुआ यशिका? मानव के अचानक इस सवाल से यशिका और घबरा गई, लेकिन खुद को बैलेंस करते हुए उसने कहा, कुछ नहीं मानव। मानव ने यशिका के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कुछ तो बात है, तुम इतनी घबराई हुई हो, बताओ क्या बात है? यशिका मानव को इस विषय पर कुछ नहीं बताना चाहती, इसलिए उसने मानव से खुद के डर को बैलेंस करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, शायद अच्छी न्यूज सुनने की आदत नहीं रही, इसलिए हर चीज से डर लगता है। यशिका के दिल की बात सुनते ही मानव यशिका को समझाने लगा, मैं समझ सकता हूँ, तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारा डर भी अपनी जगह जायज है, लेकिन यशिका, डरकर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो यशिका, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं, सब कुछ सही होगा। समाज में अगर बुरे आदमी हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। और बोलते बोलते मानव ने चुप होकर मुस्कुराते हुए यशिका की तरफ देखा और कहा, और कुछ बहुत अच्छे, तो स्ट्रेस मत लो, अब अच्छे ही आदमी मिलेंगे। इधर मानव यशिका को समझा रहा है तो उधर श्रद्धा के फ्लैट पर श्रद्धा निखिल से बोली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सबको बता दूंगी कि यशिका और मानव के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम अपने को इतना सीधा मत समझना, मैं सबको बता सकती हूँ कि। अभी श्रद्धा कुछ कहती उससे पहले ही निखिल ने गुस्से में श्रद्धा को घूरते हुए पूछा, क्या बता सकती हो, बोलो। श्रद्धा गुस्से में तमतमाई हुई बोली, घूर कर मत देखो निखिल, मैं तुम्हारी इस तरह से घूरने से डर नहीं जाऊंगी। मैं सबको बता दूंगी कि उस दिन तुमने ही कबीर के साथ मिलकर मानव की कंपनी में घोटाला किया था। वो तुम ही हो जो मानव को बर्बाद करना चाहते हो। यहाँ तक कि श्रद्धा बोलते बोलते रुक गई और गुस्से में उसकी सांस फूल रही है और आंखें लाल है। फिर निखिल को उसने गुस्से में देखा और उसके थोड़ा नजदीक गई। और सुन लो, मैं सबको ये भी बता दूंगी कि मानव और यशिका का वो वीडियो तुमने ही लीक किया है, और तो और उनके बारे में तरह तरह की बातें और अफवाहों को फैलाने में भी तुम्हारा हाथ है। मैं उन लोगों को ये भी बताऊंगी कि आज मानव बजाज की कंडीशन के कारण तुम हो निखिल, तुम्हारी वजह से वो परिवार इस कंडीशन में है। श्रद्धा गुस्से में बोल रही है और निखिल का पारा चढ़ता जा रहा है। निखिल से गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो लगभग टेबल को लात मारते हुए श्रद्धा की तरफ गया और श्रद्धा संभल पाती उससे पहले ही निखिल ने एकदम श्रद्धा का गला पकड़ लिया। श्रद्धा निखिल के रिएक्शन के लिए मेंटली तैयार नहीं थी। श्रद्धा ने निखिल से अपना गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना श्रद्धा गला छुड़ाने की कोशिश कर रही है उतना ही निखिल का गले पर दबाव बढ़ने लगा। फिर श्रद्धा का गला पकड़े पकड़े निखिल ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और बोला, मुझे ब्लैकमेल करेगी? तेरी ये मजाल, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तू क्या दूध की धुली है? जा, ठीक है, बता दे सबको सब कुछ, और फिर ये भी बता देना कि कबीर का एक्सीडेंट किसने किया। याद है ना तुमने किया था वो एक्सीडेंट? याद है ना? याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ, तुम शायद भूल गई या ना बताओ तो मैं हूँ ना, मैं तो बता ही दूंगा। निखिल बहुत गुस्से में है। उसे श्रद्धा से इस तरह से व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। निखिल ने ये बोलते बोलते श्रद्धा का गला इतने जोर से पकड़ा कि उसका दम घुटने लगा और अपने को बचाने के लिए उसने निखिल को धक्का दिया और खांसते हुए बोली, जो करना है करो, मैं तुमसे नहीं डरती। और इतना कहकर वो फ्लैट के दूसरे रूम में चली गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इधर श्रद्धा गुस्से में दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद करती है तो उधर हर्ष अपने घर पहुंचा और बहुत खुश है। इतना खुश कि जाकर अपनी माँ को हक किया, फिर उसके बाद उनको गिफ्ट दिया। गिफ्ट देते हुए हर्ष ने अपनी माँ से कहा, लो तुम्हारे लिए, अब मत कहना कि तुम्हारा बेटा नकारा है। देखते ही माँ खुश हो गई और खुश होकर बोली, ना ना, मैंने कब कहा, अरे वाह गिफ्ट, लॉटरी लगी है क्या तेरी? इस पर हर्ष ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, लॉटरी तो नहीं, लेकिन लॉटरी से कम भी नहीं, ऐसा ही समझ लो। हर्ष ने फिर एक गिफ्ट अपनी बहन को दिया। हर्ष से गिफ्ट पाकर उसकी बहन बहुत खुश हुई और उसने हर्ष से कहा, वाह भैया क्या बात, आज बिना कहीं गिफ्ट भी मिल रहा है। इस पर हर्ष ने कहा, यह तो ऐसे रही है जैसे आज तक कभी ना मिला हो, अब बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। इतना बोलकर वो हंस पड़ा और उसने अपनी बहन से कहा, जा जाकर पानी लेकर आ। हर्ष की माँ ने हर्ष के चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, कहीं उसी सिलसिले में तो ये खुशी नहीं? माँ की तरफ देखकर हर्ष मुस्कुराया। हर्ष की आंखों की चमक उसकी माँ देखकर समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी हर्ष के मोबाइल की घंटी बजी। हर्ष ने अपनी बहन से पानी लेकर एक सांस में गटा करती गया और ग्लास वापस अपनी बहन को पकड़ाते हुए दूसरे रूम में जाकर कॉल रिसीव की। ये कॉल वानी की थी और हर्ष समझ गया था कि वानी क्या कहना चाहती है, इसलिए वानी से बोला, कैसी हो वानी? हर्ष की आवाज सुनते ही वानी ने कहा, बहुत अच्छी, तुम सुनाओ। इस पर हर्ष ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, सुनाना क्या है, हम तो तुम्हारी तरफ से सुनने के लिए बैठे हैं। इतना सुनते ही वानी हंसी, फिर कहा, हर्ष मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया क्योंकि आज मानव की डील क्रैक हो गई है, उसे काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है। वानी की बात पर हर्ष ने कहा, हाँ जानता हूँ, मैं भी था साथ में, चलो तुम्हारी टेंशन खत्म हुई, अब तुम अपने अच्छे दिन एंजॉय कर सकती हो। हर्ष की बात सुनकर वानी ने जवाब दिया, एक बात और, मानव की इस डील में मेरा भी कमीशन फिक्स हुआ था जो मानव मुझे देगा। हर्ष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये तो खुशी की बात है, देन इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। ये सुनते ही वानी बोली, वाकई ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। वानी की बात का जवाब देते हुए हर्ष ने कहा कि ठीक है, बताओ कब मिल रही हो? वानी ने कहा, जल्दी ही मिलते हैं हर्ष। हर्ष ने चहकते हुए कहा, डन। वानी भी बहुत खुश है, उसकी आवाज से खुशी साफ मालूम हो रही है। वानी हर्ष से बोली, ठीक है फिर मिलते हैं जल्दी, बाय। वानी ने हर्ष को बाय तो कह दिया, लेकिन उसके मन और दिमाग में कुछ चल रहा है।
वानी हर्ष के ख्यालों में खोई हुई है। अपनी बेड पर बैठी है और मन ही मन हर्ष के बारे में सोच रही है। हर्ष एक अच्छा लड़का है, ऐसे वाला भी है। उस दिन कितनी बड़ी कार में आया था और कितने बड़े होटल में मुझे लेकर गया था। मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा पति जो अच्छा कमाता हो और मुझ पर हर समय न्यौछावर रहे। तो हर्ष भी तो ऐसा ही है, कितना प्यार करता है मुझे। ये सोचते सोचते फिर अचानक से वानी रुकी और अपने आप से बोली, धत, मैं भी क्या सोचने लगी। फिर अपनी सोच पर वानी मुस्कुराई और तकिए को अपनी बाहों में दबाकर बेड पर लेट गई। वानी ने दोबारा से हर्ष के लिए सोचना शुरू किया। कितना अच्छा लड़का है, हर टाइम हंसता रहता है। वो जरूर मुझे पसंद करता है, हो सकता है मुझे प्रपोज भी करे। क्या मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अगर कल को मुझे मिला और उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और प्रपोज किया तब? इधर वानी हर्ष के सपनों में खोई हुई है तो उधर अपने कमरे में मानव और यशिका सो रहे हैं, लेकिन यशिका की आंखों में नींद नहीं। यशिका इधर उधर करवटें बदल रही है और उसके मन में अभी भी उस अजनबी व्यक्ति के बारे में विचार आ रहे हैं। कौन है वो अजनबी जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? उसे हर समय की मेरी एक्टिविटी कैसे मालूम है? मैं कैसे इस आदमी का पता लगाऊं? फिर अचानक से यशिका ने अपने आप से कहा, आज ही तो मिली हो तुम रोहन से, अब धीरे धीरे वो सब पता लगा लेगा। इतना टेंशन लेना सही नहीं, वरना मानव समझ जाएगा। ये सोचकर यशिका ने बेड पर सोते हुए मानव की तरफ देखा। अभी वो उस अजनबी के विषय में सोच ही रही थी कि तभी दोबारा से उसके फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी से यशिका घबरा गई। उसने चोर नजरों से मानव की तरफ देखा और हड़बड़ाहट में मोबाइल उठाया। यशिका के हाथ कांप रहे हैं। कांपते हाथों से उसने मोबाइल का वॉल्यूम साइलेंट मोड पर कर दिया। फिर यशिका फोन को लेकर वॉशरूम में चली गई और वहां जाकर उसने इन्वेस्टिगेटर को कॉल मिलाई। कॉल नो रिप्लाई गई। कॉल का जवाब ना मिलने पर यशिका की घबराहट और बढ़ गई। उसने घबराकर बड़बड़ाते हुए बोला, ओ डैम, प्लीज पिक अप द कॉल। लेकिन काफी देर तक घंटी बजती रही। यशिका सर पकड़कर खड़ी हो गई और सोचने लगी, क्या करूं, कैसे रोहन को बताऊं सब? ओ गॉड प्लीज हेल्प। इतना बोलते बोलते यशिका ने एक बार फिर रोहन को कॉल मिलाई। इस बार दूसरी तरफ से 3-4 रिंग के बाद कॉल उठी। यशिका की कॉल देखकर रोहन ने कहा, हेलो यशिका जी, आप इस समय सब ठीक? रोहन की आवाज सुनकर यशिका अपनी घबराहट पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने हड़बड़ाहट के साथ कहा, वो मैं गलत टाइम पर फोन करने के लिए माफी चाहूंगी रोहन जी। रोहन ने यशिका से उसकी घबराहट भरी आवाज सुनकर कहा, रिलैक्स, पहले थोड़ा शांत हो जाइए, फिर मुझे आराम से बताइए। रोहन की बात सुन यशिका ने कूल डाउन होने की कोशिश की। दरवाजे के सहारे टिकते हुए उसने एक हाथ कान पर और दूसरा हाथ माथा पकड़े पकड़े कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपको इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन बात ऐसी है कि अभी अभी मेरे सेल पर उस अजनबी की कॉल आई। रोहन ने मौके की गंभीरता को समझते हुए कहा, ठीक है, आप परेशान ना हो, बताइए उसने क्या कहा। रोहन की बात सुनकर यशिका बोली, इस समय मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कल मिलना है मुझे इस सिलसिले में, तभी मैं आपको पूरी बात बता पाऊंगी। रोहन ने यशिका की बात सुनकर कहा, ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। ये सुन यशिका ने फौरन पूछा, लेकिन कहाँ? रोहन हंसकर बोला, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। फिर बोला, जहाँ हम आज मिले थे वहीं मिलते हैं, आप परेशान मत होइए। और ये कहकर रोहन ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होने के बाद यशिका ने एक गहरी सांस ली। उसके बाद यशिका ने वॉश बेसिन का नल खोला और अपना फेस वॉश किया। टॉवल से पहुंचते हुए रूम से बाहर आई, फिर मानव की बगल में आकर लेट गई। लेटने से पहले यशिका ने मानव की तरफ देखा। मानव गहरी नींद में सो रहा है। मानव को सोता हुआ देख यशिका ने अपने सीने पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, थैंक गॉड मानव सो रहा है, वरना फिर सवाल करता। लेकिन मानव सोया नहीं था, वो यशिका की सारी एक्टिविटीज नोटिस कर रहा था। क्या होगा जब मानव को पता चलेगा यशिका की झूठ बोलने की वजह? मानव को सोता हुआ देख यशिका ने अपने सीने पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, थैंक गॉड मानव सो रहा है, वरना फिर सवाल करता। लेकिन मानव यशिका की सारी एक्टिविटीज नोटिस कर रहा था। अगले दिन सुबह के समय यशिका उठी। अभी भी रात की कॉल वाली बात उसके दिमाग में चल रही है, इसलिए पूरी रात यशिका ठीक से सो भी नहीं पाई। यशिका ने उठकर मोबाइल चेक किया और खुद से बोली, अरे सुबह के 7 बज रहे हैं, मुझे जल्दी तैयार होना चाहिए, आज कोर्ट भी जाना है और रोहन से भी मिलना है। इतना बोलकर यशिका अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। जिस समय यशिका अपने कपड़े निकाल रही है, तभी अचानक मानव की आंखें खुली। मानव ने अध खुली आंखों से यशिका को कबर्ड के पास काम करते हुए देखा। चौंक कर मानव ने घड़ी की तरफ देखा, फिर बेड से उठा और यशिका के पास गया। मानव ने यशिका को पीछे से जाकर हक किया और पूछा, क्या बात है यशिका, आज इतनी सवेरे किस तैयारी में लगी हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, तुम शायद पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। यशिका ने मानव की तरफ देखा, एक फीकी सी मुस्कान दी और बोली, नहीं नहीं मानव, ऐसी कोई बात नहीं, कोर्ट जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, दादाजी के डिस्चार्ज पेपर भी हॉस्पिटल से पूरे करवाने हैं, बस उन्हीं सब चीजों को लेकर दिमाग में थोड़ी सी चिंता है, और कोई बात नहीं। और ये कहते हुए उसने खुद को मानव की बाहों से अलग किया और वॉशरूम में चली गई। मानव के लिए यशिका का ये रिएक्शन काफी अजीब था। मानव कुछ देर बैठा हुआ गुमसुम कुछ सोचता रहा। जैसे ही यशिका वॉशरूम से निकली, मानव ने कहा, यशिका मैं रात से तुमसे बात करने की सोच रहा हूँ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी थी। यशिका ने मानव की तरफ हैरान होकर देखा और बोली, हाँ कहो ना मानव प्लीज। मानव ने कहा, यशिका कल से तुम्हें एक न्यूज देना चाह रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि एक सरप्राइज है, एक्चुअली हमें बजाज मैंशन वापस मिल गया है। मानव की बात सुनकर यशिका बहुत हैरान है और उतना ही ज्यादा उसका मन परेशान। उसने मिले जुले रिएक्शन के साथ कहा, बजाज मैंशन कैसे? मानव यशिका की तरफ देखते हुए बोला, अरे वो जो नया इन्वेस्टर है ना, उसी ने ही हमारा घर खरीदा है और वो हमारा घर हमें वापस दे रहा है। यशिका इन सब बातों को सुनकर बहुत कंफ्यूज है और उसने मन ही मन सोचा, क्या चल रहा है ये सब, कहीं हम एक और मुसीबत में ना फंस जाएं। यशिका मानव से कुछ कहती उससे पहले ही मानव ने यशिका को देखते हुए प्यार से पूछा, क्या तुम वहां एक बार नहीं जाना चाहोगी? मानव के सवाल पर यशिका मन ही मन बोली, कैसे समझाऊं तुम्हें मानव की मुझे वो इन्वेस्टर सही नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे से ये खुशी भी नहीं छीनना चाहती, मैं सही बात का पता लगाकर ही रहूंगी।
अभी यशिका के मन में ये सब चल ही रहा था कि मानव ने उसे फिर से पूछा, यशिका बताओ। मानव के दोबारा प्रश्न करने पर यशिका ने ध्यान से मानव की तरफ देखा और बड़ा ठंडा सा जवाब दिया, अभी टाइम कम है और काम बहुत है मानव। इतना बोलकर यशिका रूम से चली गई। मानव यशिका को रूम से बाहर जाते हुए देख रहा है। फिर मानव ने मन ही मन सोचा, कहीं ना कहीं कुछ बात तो है जो ये अंदर ही अंदर उस बात के लिए परेशान है। मैं भी जानने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मुझे यशिका के साथ कोर्ट और हॉस्पिटल जाना है, तो जल्दी से तैयार होता हूँ। ये सोचकर मानव तैयार होने लगा। यशिका जैसे ही रूम से बाहर आई वैसे ही उसके मोबाइल की घंटी बजी। घंटी की आवाज से एक बार को तो यशिका डर गई। उसने मन ही मन सोचा, कहीं फिर से तो उस स्टॉकर का कॉल नहीं। यशिका ने इतना सोचते हुए डरते डरते पर्स से मोबाइल निकाला और देखा तो ये शिखा का कॉल था। यशिका ने आश्चर्य के साथ कॉल रिसीव करते हुए शिखा से कहा, हाय शिखा, इतनी सुबह सुबह कॉल, सब ठीक तो है ना? शिखा ने यशिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ओ हाय, हाँ सुबह सुबह, असल में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। यशिका ने हैरानी के साथ कहा, हाँ पूछो ना। शिखा ने हिचकिचाते हुए यशिका से कहा, देखो तुम बुरा मत माना, लेकिन तुम कल कोर्ट क्यों नहीं आई? यशिका अचानक से इस सवाल के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, इसलिए उसने शिखा को टालने के लिए कहा, कुछ जरूरी काम था। शिखा ने दोबारा पूछा, वही तो मैं तुमसे जानना चाह रही हूँ। यशिका, तुम्हें तो मालूम था कि कोर्ट का काम भी बहुत जरूरी है। तुम ना तो कोर्ट में आई और ना ही तुम हॉस्पिटल में थी। पता भी है तुम्हें मैं और मानव कितना परेशान हो रहे थे। बताओ तुम कहाँ पर थी? और प्लीज दोबारा से ये मत कहना कि जरूरी काम था। यशिका ने कहा, मुझे किसी से मिलना था। यशिका की बात सुनकर शिखा बोली, हाँ मैंने तुम्हें कैफे में देखा था। कौन था वो जिसके साथ तुम बैठी थी? नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है ना? मानव और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक है? यशिका ने कहा, हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम इतनी टेंशन मत लो। शिखा बोली, कौन था वो आदमी जिसके साथ तुम कैफे में बातें कर रही थी? ये सुन यशिका ने कहा, मेरे कॉलेज का कोई फ्रेंड था, उसको मेरी हेल्प चाहिए थी, मैं इसलिए ही उससे मिलने गई थी। शिखा यशिका की बात से चौंकी और बोली, तो इसमें इतना छिपाने वाली क्या बात है? तुमने मानव से सही बात क्यों नहीं बताई? यशिका को एक बार के लिए जवाब समझ में नहीं आया। वो थोड़ा बोलने से पहले हिचकी, फिर उसने कहा, बात ऐसी है शिखा, मेरा ये फ्रेंड कुछ परेशान है, उसका डिवोर्स हो रहा है और उसे पैसे की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि मानव को ये सब पता चले, वो पहले ही बहुत परेशान है। मैं अपने दोस्त की परेशानी अपने लेवल पर सॉल्व करना चाहती हूँ। इधर जब यशिका शिखा से फोन पर बात कर रही थी तो उसी समय अपने रूम में मानव भी हॉस्पिटल जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गया। जैसे ही यशिका ने शिखा से बात करते करते सामने की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मानव रूम के बाहर दरवाजे पर खड़ा था। यशिका ने इधर उधर देखा और फिर खुद से कहा, कहीं मानव ने सब सुन तो नहीं लिया? यशिका अभी ये सोच ही रही थी कि मानव ने यशिका से कहा, चले। यशिका ने भी सिर हिलाकर मानव से कहा, चलिए मानव। मानव और यशिका घर से निकल ही रहे थे कि तभी रवि वर्मा आ गए और उन्होंने पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम लोग? सब खैरियत तो है? यशिका ने रवि वर्मा की बात का जवाब देते हुए कहा, पापा आज हमें पहले कोर्ट जाना है, जहाँ फाइन जमा कराएंगे और फिर उसके बाद कोर्ट के परमिशन पेपर के साथ हॉस्पिटल में जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है ताकि दादाजी आज ही यूएस जा पाए। रवि वर्मा यशिका की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, जाओ और भगवान करे दादाजी जल्दी ठीक हो जाए। तुम लोगों ने दिन रात एक कर दिए। यशिका और मानव रवि वर्मा की बात का जवाब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी एकदम यशिका वापस मुड़ी और अपने पापा से बोली, पापा दोनों बच्चे यही घर पर हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बोल देंगे, आप उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। रवि वर्मा ने यशिका की बात का जवाब सिर हिलाकर दिया। मानव और यशिका घर से निकले और शिखा का फोन मिलाया। दूसरी तरफ से शिखा की आवाज आने पर मानव ने कहा, शिखा मैं और यशिका कोर्ट जा रहे हैं फाइन जमा कराने के लिए। शिखा ने कहा, ठीक है तो मैं इतने में हॉस्पिटल जाती हूँ। शिखा की बात का जवाब देते हुए मानव ने कहा, फाइन जमा कराकर हम भी सीधे हॉस्पिटल ही आ रहे हैं, जल्द से जल्द दादाजी को यूएस जो भेजना है। मैंने आज दिन की फ्लाइट भी बुक करा दी है, तो तुम अपनी उसी तैयारी से हॉस्पिटल आना, इसलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज जल्दी से शुरू करा दो। और इतना कहकर मानव ने कॉल कट कर दी। फिर मानव और यशिका कोर्ट की तरफ निकल गए। ड्राइव करते हुए मानव ने यशिका से कहा, यशिका ये सब कुछ एक सपना सा लगता है। अब से 2 दिन पहले ना हमारे पास घर था ना ही पैसा, हमें यह भी नहीं मालूम था कि दादाजी को जज साहब परमिशन देंगे या नहीं। और आज धीरे धीरे हर समस्या अपने आप ही रास्ते से हटती ही चली जा रही है, और वो भी इतनी आसानी से। यशिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके माथे पर उभरी रेखाएं बता रही थी कि वो अभी भी किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। यशिका ने मन ही मन सोचा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम वाकई चिंता मुक्त हुए हैं या और ज्यादा टेंशन में घिर गए हैं। अभी यशिका ये सब सोच रही थी कि मानव ने यशिका की तरफ देखा और उसके फेस एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करते हुए यशिका की तरफ देखते हुए मानव ने कहा, अब कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, सब सही हो जाएगा, दुख के दिन बीत गए, सो चिल। यशिका ने मानव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मानव के इतना कहते ही उसने एक फीकी सी स्माइल पास की। उसके दिमाग में तो यही बात चल रही थी कि इतनी बड़ी समस्या कुछ पलों में ही सॉल्व हो जाए तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है जो हम देख नहीं पा रहे। अभी यशिका के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि वो लोग कोर्ट पहुंच गए। इधर मानव और यशिका कोर्ट पहुंचे तो उधर रवि वर्मा के घर पर रवि वर्मा की पत्नी उनसे बोली, मुझे तो लग रहा है कि ये आज ही अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आज भी इनके दोनों बच्चे यही हैं। ऐसा लगता है कभी कभी मैं तो केयर टेकर बन गई हूँ। रवि वर्मा अपनी पत्नी की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, रिलैक्स, थोड़ा शांति रखो, कहते हैं ना वक्त से पहले कोई काम नहीं होता, ये लोग अपने घर भी चले जाएंगे। कल तक तो तुम इस बात की चिंता कर रही थी कि तुमने ना जाने क्या क्या बोल दिया और आज तुम ऐसा कह रही हो। रवि वर्मा की बात सुनकर उनकी पत्नी ने तुनकते हुए कहा, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, आप तो वैसे भी मौका तलाशते हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम ही बताओ, क्या मैं जब से ये लोग यहाँ आए हैं कहीं आ जा सकी हूँ? कभी मानव और यशिका के वीडियो का चक्कर तो कभी इन बच्चों का। जल्द से जल्द पीछा छुड़े, मैं तो बस इतना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर रवि वर्मा बोले, तुम्हें तो भगवान भी नहीं समझा सकता, मैं तो ठहरा एक इंसान। इतना कहते हुए रवि वर्मा वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। रवि वर्मा अपनी पत्नी की बातों से दुखी होकर अपने कमरे में गए तो उधर मानव और यशिका कोर्ट में वकील साहब से मिले। कोर्ट पहुंचकर मानव ने वकील से कहा, वकील साहब बताइए कितना फाइन भरना है?
वकील साहब ने मानव को फाइन अमाउंट बताया, जो मानव और यशिका ने कोर्ट में भरा, और उसके बाद यशिका और मानव को दादाजी को यूएस ले जाने की परमिशन मिल गई। परमिशन मिलते ही मानव ने खुश होकर कहा, अब शिखा दादाजी को इलाज के लिए ले जा सकती है। यशिका ने मानव की बात पर जवाब दिया, हाँ, बस दादाजी जल्दी से ठीक हो जाएं। इधर मानव और यशिका दादाजी यूएस जा सकते हैं ये सोचकर खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर अजय डोगराल हर्ष को कॉल मिला रहे हैं। मिस्टर अजय डोगराल की कॉल रिसीव कर हर्ष ने पूछा, जी मिस्टर डोगराल, कहिए कैसे कॉल की? इस पर मिस्टर डोगराल ने कहा, हर्ष तुम्हें ध्यान है ना हमने ये डील क्यों करी है? उनको ध्यान रखना है कि हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है और हमें इसके लिए मानव का नाम चाहिए, इसलिए तुम्हें हर समय मानव के साथ रहना चाहिए। मिस्टर अजय डोगराल की बात सुनकर हर्ष ने पूछा, लेकिन वो कैसे संभव हो सकता है? हर्ष की बात का जवाब देते हुए मिस्टर अजय डोगराल ने कहा, कुछ भी करो, चाहे तो तुम मानव की कंपनी ज्वाइन कर लो। हर्ष सोच में पड़ गया कि मानव की कंपनी किस तरह से ज्वाइन करे, क्या मानव उसे कंपनी में कोई काम देगा? फिर हर्ष ने अजय डोगराल से कहा, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। इधर मिस्टर अजय डोगराल ने कॉल कर की, उधर हर्ष ने मानव को कॉल मिलाई। हर्ष की कॉल देखकर मानव ने कॉल रिसीव की और कहा, हाँ हर्ष कैसे हो? हर्ष ने मानव से कहा, मैं ठीक हूँ, आप कहाँ पर हैं इस समय? हर्ष की इस अचानक सवाल से मानव चौंका और उससे पूछा, कहो हर्ष क्या बात है? हर्ष ने मानव की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आपसे मिलना चाह रहा था। मानव हर्ष की बात पर थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर उसने कहा, ठीक है तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, लेकिन क्या कोई खास बात? हर्ष ने हिचकिचाते हुए कहा, दरअसल मिस्टर मानव, मैं एक जॉब की तलाश में हूँ, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहते हुए हर्ष रुका, फिर कुछ सेकंड बाद बोला, अगर जगह हो तो इन सम कैपेसिटी, अगर पॉसिबल हो तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, वैसे तो मैंने और भी जगह अप्लाई कर रखा है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। इधर हर्ष नॉनस्टॉप बोल रहा है और मानव हर्ष की बात सुनकर बिल्कुल चुप है। लेकिन मानव को इस तरह से चुप देखकर हर्ष मन ही मन परेशान है कि पता नहीं मानव उसे नौकरी देगा भी कि नहीं। क्या इरादा है मिस्टर अजय डोगराल और हर्ष का, जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत होना चाहिए।